अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? यस जी सर, वालेकुम पहुंच रही है। अस्सलाम। जी जी पहुंच रही है सर। यस सर, पहुंच रही है आवाज। ठीक हो गया, चलें अच्छी बात है। अच्छा चलें, सारे आप लोग सारे माशाल्लाह एडवांस कोर्स के हैं। आप लोगों का वीक क्या चल रहा है पहले मुझे ये बताएं, कौन से वीक के लेक्चर आप तक पहुँच गए हैं? सेकंड वीक के। अच्छा, आप लोगों के पास किस किस वीक के लेक्चर किस वीक के लेक्चर आप लोगों के पास पहुँचे हुए हैं? वीक 8 तक पहुँच चुके हैं? सर हम सेकंड वीक पे सर नहीं मुझे सर, तो सेकंड 2 वीक हुए हमारे अभी कंप्लीट। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। वीक 8 है सर, या 2 कह रहे हो? वीक 2 के वीक सर 2 कुछ सर, सेकंड वीक। अच्छा वीक 2 के लेक्चर। अच्छा ठीक हो गया। तो किस किस वीक जिनके पास वीक 8 के लेक्चर है पहले मुझे वो बताना है कि आप लोगों को वीक 8 लेक्चर से अब तक कोई चीज़ ना समझ में आई हो वो बताएं, किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा हो वो बताएं, फिर हम वीक 2 वालों से पूछते हैं। तो जिन जिनके पास वीक 8 तक के हैं वो कुछ ज़रा पहले बताएं। कोई मसला वगैरह, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो? तो सर कोई मसला नहीं आ रहा, सब ठीक चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जिन जिनके पास वीक 2 के लेक्चर्स हैं या वीक 7 के हैं, इन्हें कोई मसला आ रहा हो लैब में, ओवरऑल कोई मसला आ रहा हो, टर्मिनल के साथ कोई मसला आ रहा हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, बताएं। सर मेरे पास वीक 8 की वीडियो है, लेकिन मुझे ना सोशल इंजीनियरिंग जो आपने बताया था उसमें आपने सिर्फ 2 को बताया था। एक शोल्डर स्निपिंग और एक होता है एविस ड्रॉपिंग। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है डंपस्टर ड्राइविंग ये कौन सा है, मतलब ये जो टाइप्स है इससे क्या होता है? एविस ड्रॉपिंग तो आपने बता दिया था और शोल्डर स्निपिंग तो आपने बता दिया था, लेकिन जो जो ये है फिशिंग और दूसरा है ड्रम ड्रम से स्टर्ट डिविंग। डम्पस्टर डाइविंग। यस सर। अच्छा, ये बेसिकली होता है जब आप किसी पेपर के ऊपर लेट से मुझे अभी कॉल आती है, हमारे एक छोटा सा पेपर पकड़ लेते हैं। एक स्टिकी नोट टाइप भी होता है ना, आपके पास स्टिकी नोट होते हैं, रंग बिरंगे नोट होते हैं, मेरे पास भी पड़े नहीं हुए यहाँ पर। तो वो क्या होता है कि जैसे कोई कॉल वगैरह आ रही है या किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए हैं और आप नोट लिख लेते हो, एक कॉपी उठा लेते हो, पेंसिल लेते हो और उसके ऊपर लिख लेते हो। लेट से मुझे किसी ने कहा यार फलाना सर्वर है, उसका पासवर्ड ये है, मान लेते हैं मैंने लिखा। और लिखने के बाद मैंने क्या किया, अपने किसी जो एक्चुअल मेरी जहाँ पर मैं पासवर्ड सेव करता हूँ मैंने वहाँ सेव कर दिया और ये लॉगिन वगैरह कर। अब ये जो कागज है ये मेरे लिए क्या हुआ, खत्म हो गया क्योंकि मैंने सेव। अब हम क्या करते हैं, इसको यूं 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 करके हम फेंक देते हैं। ऐसा ये जो हम फेंक देते हैं ना, अब किसी और के पास चला जाए ये कागज, ठीक है, आपके किसी और क्लिक के पास चला जाए, किसी ऐसे बंदे के पास चला जाए, या हो सकता है आपके ऑफिस में कोई अनऑथराइज पर्सन आके बैठा हो, आपसे सिर्फ मीटिंग करने के लिए बैठा हो, और उससे ये स्टिकी नोट के ऊपर इन्फॉर्मेशन नजर आए, कागज के ऊपर इन्फॉर्मेशन नजर आए, और वो इस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर ले। तो बेसिकली कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी कागज के ऊपर होती है या किसी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर पड़ी होती है जो हम खुद ही लिखते हैं, जैसे आप बैंक जाते हो, बैंक जाने के बाद एटीएम वहां से, एटीएम आपको क्या कहता है, एटीएम कहता है पैसे तो ले लो मुझसे, साथ में आपको ये भी कहता है कि अगर आपने हमसे क्या कहते हैं स्लिप लेनी है तो बताएं, यस करें, नहीं लेनी तो नो करें। हम क्या करते हैं, हमें स्लिप नहीं भी चाहिए होती तो हम स्लिप उससे लाजमी लेते हैं। अब वहां पर कभी स्लिप के ऊपर नोट किया है, मेरे पास स्लिप पड़ी हो, स्लिप के ऊपर कभी नोट किया है? जब आप कभी स्लिप के ऊपर नोट करें, जो बैंक से स्लिप्स निकलते हैं उनके लास्ट में आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के स्टार्टिंग के 4 डिजिट और लास्ट के डिजिट लिखे होते हैं। आपको पता है इन डिजिट से क्या कुछ नहीं हो सकता। लेट से मैं आपके पीछे खड़ा हूँ और आप लोग जाते हो, मेरे पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये बंदा, इसका नाम ये है, ये इतने बजे ऑफिस जाता है, इतने बजे ऑफिस से वापस आता है। आज ये एटीएम के बाहर खड़ा था, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ और आप एटीएम के कोई एज्यूम करते हैं आपने 20,000 रुपये निकाला और एटीएम आपको ये भी बताती है कि बकाया पैसे आपके इतने रह गए। पहली बात मुझे ये कि मुझे पता चल गया कि आपकी बैंक कौन सी है, आप HBL हो, UBL के कस्टमर, MCB के हो, अल्फला के हो, बैंक अल हबीब के हो। अच्छा, ये मुझे पता चल गया, कैसे पता चला? क्योंकि आप उस बैंक में जा रहे हो। अच्छा, उस बैंक में जा रहे हो तो यहाँ पे चांसेस ये भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको बैंक हो या ना हो।
लेकिन वो एक्चुअल जो आपकी स्लिप होती है उससे पता चल जाता है कि आप किसी बैंक अकाउंट यानी कि यूपीएल के होल्डर हो, एचपीएल के होल्डर हो कि नहीं, पता चल जाता है स्लिप से। तो अज्यूम करते हैं कि आप बैंक गए और बैंक जाने के बाद आपने क्या किया, स्लिप आई कैश, क्योंकि हम इग्नोर कर देते, स्लिप को हमने फेंक दिया वहीं पर, हम क्रश भी नहीं करते, फाड़ते भी ना, स्लिप को हम फेंक देते हैं। ठीक है, जैसे हमने फेंका, पीछे से मैं आया, मैंने आपकी स्लिप उठाई, स्लिप उठाने के बाद मुझे क्या इन्फॉर्मेशन, अब मुझे उससे पैसे तो मिलेंगे डेफिनेटली, मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा कि आपका नाम वो मुझे पहले से पता है। ठीक है, उसी की वजह से मैं आपकी जो स्लिप है पहचान पा रहा हूँ। अच्छा, उसी से मैं पहचान लूंगा कि आप इस बैंक के अकाउंट होल्डर हो कि नहीं हो। ठीक है, अगर अकाउंट होल्डर हो गए तो आपकी जो स्लिप की एक प्रिंट व्यू होता है ना, वो अलग होता है। जब स्लिप किसी और बैंक के अकाउंट होल्डर होते हैं तो उसका जो स्लिप का जो फॉर्मेट होता है प्रिंट का, वो अलग होता है। तो मुझे वहीं से पता चल गया कि आप इस बैंक में आपका अकाउंट है कि नहीं। अब मुझे पता चला कि आपके स्टार्टिंग कार्ड के 4 डिजिट कौन से और लास्ट के 4 डिजिट कौन से हैं। साथ ही मुझे ये पता चल गया कि आप, अल्लाह आपका भला करे, आपने कितने पैसे निकलवाए हैं और कितने पैसे आपके जो हैं बकाया रह गए। अब मुझे एक बात बताओ, जब मुझे ये चीज़ें पता चल जाएंगी डम्पस्टर डाइविंग के अंदर, ये मुझे पता चल जाएंगी, फिर हम अपना, आपको मैं कॉल अगर करके नुमाइंदा बन के, अब ये तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको पीजीसीएल के नंबर से कॉल करूँगा या जैस के नंबर से कॉल, मैं डेफिनेटली बैंक का नंबर इस्तेमाल करके आपको कॉल करूँगा। इट्स अ पॉसिबल कि हम किसी का भी नंबर इस्तेमाल करके किसी को भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब पौने पाँच ये आवाज पौने आ- पाँच अच्छा, अब जब मैं आपको कॉल करूँगा तो मेरे पास आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। मैं आपको कहूँगा कि सर आपने थोड़ी देर पहले कैश निकलवाया था, आप कहेंगे जी मैंने निकलवाया था। मैं पूछूँगा कितना आपने कैश निकलवाया, सर आपने इतना कैश। जो जो इन्फॉर्मेशन पहले मेरे पास होगी मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। मैं कहूँगा सर अपने लास्ट, आपके जो क्रेडिट कार्ड जिसके लास्ट ये 4 डिजिट्स हैं, इनके पूरे डिजिट बताएँ, इसकी एक्सपायरी डेट बताएँ, सीवीसी नंबर बताएँ। तो जब आप मुझे वो बता दोगे तो डेफिनेटली वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे दोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ मैंने इस ब्रांच से जाके इतने पैसे निकलवाए थे, मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली किसी बैंक के नुमाइंदे के पास ही होगी, तो आप जब नंबर वेरीफाई करेंगे वो नंबर भी डेफिनेटली बैंक का ही होगा। तो बेसिकली ये है डम्पस्टर डाइविंग और इट्स अ डेंजर। कभी भी ये बैंक के जो कागज होते हैं खासतौर पर, या आपको ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है अपने किसी कागज पे लिखो तो उसे ना बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस के अंदर फेंको। किसी का कोई है आर्मी के अंदर कोई जानने वाला, अगर नहीं है तो आर्मी में अगर कभी जो आर्मी में बेसिकली किसी अच्छे रैंक के ऊपर है, तो वो जो जनरल है या कर्नल है, ये बेसिकली क्या करते हैं, जब भी ये इन्फॉर्मेशन या कोई भी पर्टिकुलर फोन नंबर भी अपने कागज के ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ तो ये कागज बिल्कुल फाड़ देते हैं, ये बास्केट में क्रंच कर देते हैं। ठीक है, या तो अगर किसी लेट से घर में है या आउट ऑफ स्टेशन अपने ऑफिस के बाहर है, तो बेसिकली तब क्या करते हैं, तब उस कागज को फाड़ते नहीं है, अपनी जेब में रख लेते हैं। किसी ऐसी जगह पहुंच के वो फाड़ते लाजमी है। ठीक है, तो ये अपनी आदत वैसे बना लो, डम्पस्टर डाइविंग होती है। समझ में आ गया? मैंने लगता है पूरा लेक्चर रिपीट कर दिया आपको। यस सर, समझ आ गई सर। एक क्वेश्चन ये भी है कि आपने जो मेटा एक्सप्लॉइट मशीन को, जो टारगेट जो मशीन थी उसको आपने एक्सप्लॉइट किया था, तो आपने नेट कैट की को इस्तेमाल करते हुए किया था, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ तो सर वो नहीं हो रहा है। तो मैंने मेटा एक्सप्लॉइट से किया तो हुआ था, लेकिन जब दोबारा उसको करने की कोशिश की तो नहीं हुई। मेटास्प्लॉइट टेबल में हमें क्या नहीं हो रहा, मैं समझ नहीं आ रहा। आपने जो मेटास्प्लॉइट मशीन के ऊपर एक्सप्लॉइट जो परफॉर्म की थी कि उस पर एक्सेस ले ली थी आपने, कि उसको ये फाइल को देख रहा था, आपने देखा था कि इसमें कौन कौन से फाइल्स है, कौन कौन सी डायरेक्टरी है। ठीक तो है, जब मैं किया तो सर नेट कैट यूज करते हुए तो नहीं हुई। तो फिर मैंने जब मेटास्प्लॉइट से किया, जब पेलोड पेलोड भेजकर, तो फिर हुई। तो जब मैं अगेन किया उसे तो अगेन नहीं हुई। तो इसमें क्या इशू आ सकती है सर? ठीक है। मेटा जब आप ओपन करते हो ना, आप जब डेवा के अंदर जाते हो, डेवा के अंदर बेसिकली जाते हो, डेवा के अंदर जब जाते हो तो आपके पास, आप जिनका माइक चल रहा है बंद करें, नॉइज बहुत आ रहा है। तो आप डेवा के अंदर जाते हो ना, जब आप डेवा के अंदर जाते हो ना, लॉगिन करते हो, उसके एडमिन पासवर्ड जो उसका पासवर्ड होता है, यूजर नेम होता है वो एडमिन होता है, और पासवर्ड जो उसका तो पासवर्ड होता है जिसका पी कैपिटल होता है या पी स्मॉल होता है आई गेस।
जब आप उसे लॉगिन करते हो तो नीचे लास्ट में ना आपके पास देवा के आई गेस नीचे से तीसरा ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है देवा सिक्योरिटी का। तो वहां पर आपके पास सिक्योरिटी लेवल होता है लो, मीडियम, हाई। तो अगर अगर आप पर्टिकुलर किसी भी लो लेवल के ऊपर ट्राई करें तो उसकी कमांड अलग है, आप हाई लेवल के ऊपर ट्राई कर रहे हो उसकी कमांड अलग है आपके पास, आप मीडियम पे ट्राई कर रहे हो तो उसकी कमांड्स अलग हैं। तो अगर आप पहले अपनी सिक्योरिटी जो लेवल होता है उसे चेक कर लिया करें, जब वो ठीक हो आप जाएं ट्राई करें, वो हो जाएगा। अगर इन केस नहीं हो तो अपनी कमांड चेक करें जो मैंने कमांड दी हुई है। देखो लैब्स मेरी ही आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, और कमांड सेम है, उसी लैब के ऊपर मैंने भी काम किया, उसी लैब के ऊपर आप भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस तरह कोई मसला नहीं आएगा। अगर मसला आ रहा है तो पहले आप ये चेक करें कि आप प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने बताए हुए हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई मसला आ रहा है डू लेट मी नो, आई विल ट्राई कि मैं आपको जो इशू है वो रिजॉल्व कर दूं, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग हमें कहाँ से मिलेंगी? सॉरी आपकी आवाज समझ में नहीं आई, आपने क्या कहा, किसके लेक्चर? फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग। आपके एलएमएस के अंदर ही है सारे लेक्चर, तो आपके एलएमएस में है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। इसके अलावा और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये थोड़ा सूडो एन मैप को डीपली थोड़ा ब्रीफ कर देंगे, कमांड जो ये कमांड है। अच्छा, सूडो nmap को मैं कैसे ब्रीफ करूं? ऐसा है कि जब हम सूडो लगाते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि हम होते हैं यूजर के अंदर, रूट के अंदर नहीं होते, इसलिए हम लगाते हैं सूडो। सूडो इसलिए SUDO सूडो इसलिए लगाते हैं कि हमें कोई परमिशन डिनाई का ऑप्शन ना आ जाए, क्योंकि हम जो टर्मिनल यूज कर रहे होते हैं वो काली होता है, ठीक है, वो रूट यूजर नहीं होता। आप इसे यूं समझें कि विंडो है ना, विंडो आपके पास, विंडो जब आप चलाते हो आपके पास होता है, आप जब सॉफ्टवेयर को रन करते हो आपके पास जब राइट क्लिक करते हो तो वहां पे लिखा होता है रन, या लिखा होता है रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। वो क्यों होता है कि लेट्स से अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो एरर दे रहा है आपको, तो जब आप रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर चलाते हो तो उसके पास एडमिन राइट्स आ जाते हैं। जब उसके पास एडमिन राइट आते हैं तो वो हर काम कर सकता है। तो जब हम सूडो लगाते हैं सेम यही काम होता है कि उसे एडमिन ने राइट दिया हुआ है। सूडो का मतलब है आपके पास एडमिन की परमिशन है, ठीक है। और आगे जब भी आप कोई कमांड लगाते हो तो फिर वो डिनाई नहीं करती। यही अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाते हो, लेट्स से आप apt get लगा के कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, VLC कर लो या आप कर लो सीमेट्रिक कर लो, तो जब आप वो करोगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। पता है क्या क्या करके परमिशन डिनाई। तो जब आप सूडो लगाओगे तो टर्मिनल को समझ में ये आएगी कि मेरे पास रूट परमिशन है, मैं एक रूट यूजर हूँ, इसलिए मुझे एडमिन ने परमिशन दी है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, ये है। अच्छा, रही बात आपकी nmap की, तो सूडो nmap जब आप लगाते हो तो nmap को कह रहे होते हो कि तुम्हें मैंने एडमिन का राइट दिया हुआ है, तुम चलो, यानी कि nmap तुम स्टार्ट हो। उसके बाद जो आपने आगे कमांड्स दी होती हैं उस कमांड के थ्रू जो भी आप परफॉर्म करोगे उसका आपको रिजल्ट टर्मिनल के अंदर शो होगा। तो अब आप नेटवर्क स्कैनिंग उसके थ्रू कर रहे हो, आप किसी के पोर्ट स्कैनिंग कर रहे हो, आप कोई वल्नरेबिलिटी उसके थ्रू स्कैन कर रहे हो, वट कुछ भी रन कर रहे हो, उसके आगे अगर रूट सूडो लगाओ तो इसका मतलब ये है कि आप उसे परमिशन दे रहे हो एडमिन की। हाँ, इन केस अगर आप रूट टर्मिनल के अंदर ही हो, बाय डिफॉल्ट रूट टर्मिनल के अंदर ही हो, तो फिर आप उसको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह? सर मेरा मेटास्प्लोइटेबल जो है वो डाउनलोड हुआ है, पर वो एरर दे रहा है, एरर 13 एरर 13 इनवैलिड और अनसपोर्टेड ठीक है। एग्जीक्यूट फॉर्मेट। अच्छा, आपने जो मेटा डाउनलोड किया है वो कहाँ से किया है? वेबसाइट से किया है किसी? नहीं सर, जहाँ से आपने मुझे बताया था वहीं से किया मैंने। आपने लिंक एडवांस के बच्चे हो या आप बेसिक के हो? सर मैं सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का हूँ। तो वो रैपिड 7 के ऊपर जाके आपने डाउनलोड करना है ना, वेबसाइट के ऊपर।
सर जो आपने लिंक दिया था उसी के थ्रू डाउनलोड किया है, पर वो रन नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा ऐसा है सम केस में अच्छा काइलिनक्स रन हो रही है आपकी? जी सर, काली लिनक्स तो रन हो रही है, बट मेटास्प्लॉइटेबल नहीं चल रहा है। अच्छा आप ऐसा करना, मुझे लिंक्डइन के थ्रू ना मैसेज करना, वो स्क्रीनशॉट जो है ना मतलब जो एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर करना, ताकि मैं उसके थ्रू ना आपको ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर सकूं। एक्चुअली समझ में नहीं है कि कौन सा एरर है। अगर काइलिनक्स ना चलती तो मैं आपको बताता क्या करना है। अभी आपकी काइलिनक्स चल रही है तो मुझे आप स्क्रीनशॉट शेयर करना, फिर मैं आपको उसका जो है आंसर दूंगा। सर वो काली लिनक्स जो थी वो पहले एरर कर रही थी, वो इंस्टॉल नहीं हो रही, वो रन नहीं हो रही थी। तो उनने बायोस के लिए बोला कि बायोस से जाके अब वो इनेबल करें। फिर मैंने क्या बायो में से इनेबल की, काली लिनक्स तो चल गई पर मेटास्प्लॉइटेबल नहीं चल रहा। अच्छा विंडो कौन सी चला रहे हो? 32 बिट चला रहे हो, 64 बिट चला रहे हो? 64 बिट सर। ठीक है, वो मुझे एरर जो है ना हाईलाइट करके देना, फिर मैं आपको भेज बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, जी सर ठीक। इसके लिंक्डइन का अलावा सर किस जगह में, लिंक्डइन पे कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं सर? लिंक्डइन पे सर्च कर लेना शकील अहमद, मैं आ जाऊंगा। अगर फिर भी मसला आ रहा तो गूगल खोल लेना, गूगल पे लिख लेना शकील अहमद हैकर, तो पहले तो 2 यूआरएल मिलेंगे, मेरी मिलती है। चलें ठीक सर, थैंक यू, सॉरी। इसके अलावा सर किसी मेरा एक हम्म, जी जी सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन गैदर करने वास्ते सबसे बेस्ट वाला टूल केड़ा है जी? मतलब कि उस तो बाद किसी ऐसी वेबसाइट दा मेन डोमेन पता करना होवे ते वो केड़ी वेबसाइट हो सकदी? जैसे पंजाबी की बात कर रहे सर जी पंजाबी चीज ही लगता है, चलो मैं उर्दू च करदा। सर मैं कह रहा थी समझ में नहीं आया। मैं कह रहा था कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट वाला टूल कौन सा है? जैसे सबसे बेस्ट वाला टूल, और कोई ऐसी गूगल की वेबसाइट होती है जिसका मेन डोमेन का पता करना हो तो उसके बारे में कौन सा टूल इस्तेमाल में आता है, और सबसे बेस्ट वाला कौन सा रहेगा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए? गैदरिंग के लिए कभी भी कोई टूल इस्तेमाल नहीं होता। आप आपके अपने स्किल होते हैं, गूगल किस तरह इस्तेमाल करते हो, आप डार्क वेब को किस तरह इस्तेमाल करते हो, इसका कोई टूल नहीं होता। सब डोमेन्स के टूल होते हैं, सब डोमेन को कैसे फाइंड करना है, गूगल डार्क को कैसे आपने इस्तेमाल करना है, वो एक अलग कहानी है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो होती है इसमें दो तरह की है। कौन कौन सी होती है? पैसिव होती है, एक्टिव होती है। अगर आप पैसिव की तरफ जा रहे हो तब आपके पास क्या होता है, आप आइडेंटिफाई करते हो ओपन सोर्स जो है गूगल का इस्तेमाल करते हो, सर्च इंजन जितने भी सर्च इंजन है उनका इस्तेमाल करते हो। जब आप एक्टिव के अंदर जा रहे होते हो तो वहां पर एनएमएप इस्तेमाल करते हो, ज़ेनमैप को इस्तेमाल करते हो, नेसिस को इस्तेमाल करते हो। डिफरेंट टूल्स है वहां पर, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द टूल्स बड़े हैं। एनएमएप सबसे अच्छा टूल है वहां पर। आप जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे होते हो तो वहाँ पर सबसे अच्छा टूल ये एक्टिव अपना इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए डिस्कवर टूल सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर एनमैप से भी वो कम है? डिस्कवर टूल के बारे में। एनमैप बहुत बड़ा टूल है। एनमैप कंपटीटर मार्केट में नहीं है, तुम कंपटीटर। हाँ, एनमैप का छोटा भाई है जिसे हम कहते हैं ज़ेनमैप। ठीक है, वो ग्राफिकल है, जेयूआई में है, और एनएमएफ जो है वो सीएलआई है। दोनों सेम है, बस उसमें ग्राफिकल इंटरफेस दिया हुआ जिनका एनएमएफ समझ में नहीं आती। इसके अलावा भी आपको टूल नहीं जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। हाँ, एमएस कंसोल भी आता है लेकिन वो इतनी ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता आपको। जी, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं एडवांस साइबर सिक्योरिटी में एनरोल्ड हूँ। मेरा क्वेश्चन पहले फर्स्ट 2 वीक्स हुए हैं हमारे, तो मेरा 2-3 क्वेश्चंस थे उससे। पहला ये था कि हमने क्रिप्टो जैकिंग का आपने बताया था, तो क्रिप्टो जैकिंग में ये था कि हम जो क्रैक सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनसे सिस्टम वगैरह स्लो हो जाता है। तो मुझे पूछना था कि हम मतलब मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड करते रहते हैं सॉफ्टवेयर, क्रैक सॉफ्टवेयर्स। तो उसका क्या मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो हम मतलब हम अपने सिस्टम को हैक कर रहे हैं, या फिर हम कोई अनएथिकल काम कर रहे हैं? अच्छा ऐसा है कि क्रैक सॉफ्टवेयर की जहाँ तक बात है, अच्छा मुझे लगता है मैंने एक ईमेल पढ़ा थी स्टूडेंट का ना, मुझे मेल किया। जी सर, मैंने आपको मेल की थी। अच्छा, आप ही कर। अच्छा ऐसा होता है कि ये जब हम बात करते हैं ना किसी भी तरह की क्रैक सॉफ्टवेयर की, बेसिकली तो इलीगल है जी। क्रैक सॉफ्टवेयर आप किसी भी कंपनी क्रैक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें, बट अभी तक इसमें कभी किसी कंपनी ने एक्शन नहीं लिया।
मेरे माइंड अभी तक मुझे क्लिक नहीं हो रहा कि किसी ने एक्शन इसके ऊपर लिया हो। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जब क्रैक सॉफ्टवेयर है वो अगर आप खुद क्रैक कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इसमें मैंने कोई मलिशियस कोड नहीं डाला हुआ। अगर आप किसी थर्ड पर्सन का क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, जैसे कि ये जो वीडियो एडिटर के जो बंदे होते हैं ये टूल डाउनलोड करते हैं, क्रैक डाउनलोड करते हैं। IDM है जैसे कि आपका इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, उसको भी आप डाउनलोड करते हो दूसरी वेबसाइट के, तो आप खुद क्रैक नहीं करते। तो वहाँ चांसेस होते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो शायद कंप्रोमाइज हो जाए, ठीक है। हो सकता है आपकी जो कुकीज है वो स्टील की जा रही हो, बट इससे बचने के लिए ये है कि आप अपने सिस्टम के अंदर एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पर मुझे लगता है क्रैक सॉफ्टवेयर जो है ना थोड़े से सेफ मिलते हैं, बट होते कोई भी सेफ नहीं है। क्रैक सॉफ्टवेयर हो सकता है कि कुछ सेफ भी हो, बट मेरे जो माइंड में है 2-3 वेबसाइट हैं, पता नहीं कौन सी मेरे माइंड की कोई पड़ी। अच्छा, बहरहाल अगर इन सबसे बचना है तो आप अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस है, आप उसे विंडो का बिट डिफेंडर जो है वो बकवास, वो किसी काम नहीं आता। आप लोग डाउनलोड करें जो ये है एंटीवायरस, इसे कहते हैं बिट डिफेंडर, ठीक है। बिट डिफेंडर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल रखें और इसे एक्टिवेट करें। और कोई भी प्लेटफॉर्म चलानी है तो वो ये है कि उसमें ये होगा कि आपकी जो किसी भी तरह की कोई मलिशियस फाइल आएगी तो पहले बता देगा कि ये आपके सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है, सर्वेलेंस मोड पे लगा रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो आपको खुद ही वो टूल जो है एक्टिवेट हो के आपको बता देगा। अगर वो नहीं बता रहा आपको तो इसका मतलब है वो जो सॉफ्टवेयर जो आप क्रैक वर्जन चला रहे हो वो सेफ है। बाकी मैं आपको ये कहूँगा क्रैक सॉफ्टवेयर जो है ना चलाने नहीं चाहिए, बट हाँ एक्सपेंसिव है, स्टूडेंट है तो ठीक है, अच्छी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करें जो सेफली साउंड है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करें। और करने के बाद अपने सिस्टम में एटलीस्ट जो है अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करें। अवास्ट वगैरह इंस्टॉल ना कीजिएगा, ना AVG कीजिएगा। ये उल्टा ये अवास्ट और AVG एंटीवायरस जो है ये चलते बेसिकली सर्वर के अंदर, छोटे सिस्टम के अंदर नहीं कामयाब, ठीक है। और दूसरा ये CPU की पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि आप अगर सिस्टम अपने कमरे में चला रहे हैं, एक सिस्टम होता है PC होता है जिसे बोलते हैं, एक होता है लैपटॉप। तो लैपटॉप भी इवन की आवाज़ करने लग जाएगा आपका, क्योंकि उसका जो फैन होता है वो बहुत ज़्यादा तेज बनने लगेगा, कि सिस्टम भी बहुत ज़्यादा आपका जो फैन है बहुत तेज हो जाएगा। तो इसलिए ये है कि आप बिट डिफेंडर का इस्तेमाल करें। इट्स अ गुड टूल, गुड एंटीवायरस, आप उसकी तरफ जाएं और आपके इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। मतलब आप सेफली हो जाएगा कि कोई क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इन फ्यूचर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ऐसे, तो कंपनी में अगर काम करें तो कोशिश ये कीजिएगा कि क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कीजिएगा। और ये होता है कि कंपनी का फिर डाटा जाने की कोशिश तो होती है कि डाटा ना चला जाए। ओके सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था लेक्चर 2 से था कि उसमें हमने सॉफ्टवेयर जो लैब सेटअप हमने किया है तो मेरे पास सब कुछ इंस्टॉल हो गया है, लेकिन काली लिनक्स जो है वो मेरे पास चल नहीं रहा है। मतलब शायद वो मेरे कोई सिस्टम का एरर आ रहा है, लेकिन मेरा तो कोर i5 है और मतलब जो आपने सिस्टम बताया था कि ऐसा सिस्टम आपके पास होना चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैंने लिंक्डइन पे आपको उसका स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आप काइंडली उधर गाइड कर देंगे मुझे। शेयर किया हुआ आपने, शेयर कर रही हैं? सर मैं वहाँ आपको शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ऐसा है कि आप लैपटॉप सर मैंने या आप PC चला रहे हैं? सर मैं लैपटॉप चला रही हूँ। और मैसेज आपने आज किया है? किस नाम से आप? जी सर आज की मुबशरा अनीस के नाम से। अच्छा, जी सर, वो डॉक्यूमेंट भी जो था वो भी चाहिए था, वो जो आपने शेयर किया था लेक्चर 2 में। मैंने शेयर नहीं किया, मैंने ये कहा हुआ जिसको चाहिए वो मुझसे नहीं, आपने कहा था कि आप जी सर। हाँ तो डॉक्यूमेंट तो मैं शेयर कर दूंगा, वो मसला नहीं है। आप मुझे पहले स्क्रीनशॉट दीजिएगा जो इशू आ रहा है, फिर मैं कर मेल की आपकी चाहे। अच्छा, ये है कि आप जो सिस्टम को आप लैपटॉप चला रही है, PC चला रही हैं? सर मैं लैपटॉप चला रही हूँ। ठीक है, लैपटॉप कौन सा HP का या डेल का है? सर HP। हाँ ठीक है, HP को ऑफ करके ना आपने पता क्या करना है, इसकी ना बायोस में जाना है, इसकी बायोस को अनलॉक करना है। आपकी F10 और आपकी विंडो की कौन सी की है, F10 या F12 है? F12 हो गया ये। विंडो 10 है सर मेरे पास। नहीं, जब आप कभी खुद से विंडो किया आपने? यस सर। तो विंडो करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? F10 दबाते हैं या F12 प्रेस करते हैं? I think sir yes escape.
सर ये तो मुझे याद नहीं है, मतलब मैंने की थी लेकिन मेरा एक्चुअली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो मेरी फील्ड टोटली सर डिफरेंट मैंने है। अभी ही इसको किया है, एस्केप बटन से हमें आगे फिर F10 है, F10 होगी आपकी। उसको आप वर्चुअल बायोस में जाइएगा, बायोस में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा, अच्छा गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब पे चले जाइएगा जी कि सर। हाउ टू अनलॉक, हाउ टू इनेबल विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इन HP, हाँ PHP कह रहा हूँ। तो सर आप काइंडली रिपीट कर दें, आपकी आवाज काफी कट गई थी। आप जस्ट गूगल के ऊपर सॉरी यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे ना हाउ टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इन HP लैपटॉप्स, तो उसमें आपको ना डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे। सेम प्रोसीजर आपकी जो की होगी उसके थ्रू आपके सिस्टम में जाना है, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग का, उसके ऊपर जाके आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मॉडल के ऊपर डिपेंड होता है और वर्जन के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा तो अगर 2 मिले तो दोनों के ऊपर चेक मार्क करना और सेव करके एक्सेस कर देना, तो इस तरह ये क्या होगा कि आपकी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है इनेबल हो जाएगी। आपके जो मसला है ना लिनक्स वाला चलता नहीं, वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये सब के लिए किसी भी सिस्टम में अगर नहीं हो रहा, ये ज्यादातर बायोस का मसला होता है। हाँ इसके अलावा और कौन कह रहे थे भैया, मुझे किसने अपने मैसेज में मैं देख रहा था तो कह रहा था कि व्हाट्सएप नंबर, सॉरी मैं व्हाट्सएप नंबर पर देता नहीं, बाकी हाँ ये है कि आप मुझे मेल कर दें या आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करें तो मैं आपको जो है वहाँ पे रिप्लाई बैक कर दूंगा। इसके अलावा और कुछ सर मेरे एक्चुअली 2 कोर्सेज हैं, एक सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग भी है, तो सर उसमें आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने का कहा है, तो सर अगर ये VM ही मैं यूज करूँ वर्चुअल बॉक्स की तरह? अगर आप VMware नहीं यूज कर रही हैं तो वर्चुअल बॉक्स की तरफ आप ना जाएं। वर्चुअल बॉक्स अलग चीज के लिए है, VMware में थोड़ा सा हम आगे काम कर रहे हैं, इसमें IP जो है अगर मसला नहीं हमें मिलते तो VMware इस्तेमाल करें, वर्चुअल बॉक्स इस्तेमाल करें। सर तो उस सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के लिए भी मैं VM ही इस्तेमाल करूँ? हाँ VMware इस्तेमाल करें, सेम चीज़ है, बस बॉक्सेस का फर्क है। बाकी हाँ उसमें आप VMware इस्तेमाल कर रही हैं तो ठीक है, क्योंकि आपको एडवांस के लिए VMware की फाइल ही चाहिए और वो मेरी वाली है, वो OVA वाली है, सॉरी VMK वाली फाइल है। जो वर्चुअल बॉक्स की होती है .OVA होती है, यानी कि आपको पहले 3-4 GB की फाइल अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी वर्चुअल बॉक्स के लिए और VMware के आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों की फाइल की जो फंक्शन होती है चेंज होती है, तो आप VMware में रखें, इनमें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सेम नहीं है। लिनक्स आपको सेम ही देखने को मिलेगी, ज़्यादा फर्क है उसमें, बस वर्चुअल बॉक्स और VMware का ज़्यादा फर्क है। इसके अलावा क्या किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? सर आपने कहा था कि आपने ना असाइनमेंट्स दे दिए हैं, लेकिन हमें कोई असाइनमेंट मिला नहीं है वहाँ पे। और दूसरा सवाल ये कि क्विज तो सर बिल्कुल आउट ऑफ लेक्चर्स था, मेरे तो क्विज में बहुत सारे खराब मार्क्स आए क्योंकि एक भी सवाल मुझे नहीं याद पड़ता जो लेक्चर में हुआ, क्योंकि मैंने लेक्चर पूरा नोट भी किया और मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं। अच्छा ऐसा है कि क्विज मैंने नहीं बनाई, असाइनमेंट मैंने बनाई इस बार। अच्छा मैंने बनाई भी इस बार है, मैं रोज रोज नहीं बनाता, तो क्विज का भाई मुझे पता नहीं, आप मैनेजमेंट से बात करें। आई डोंट नो कि किसने बनाई किसने नहीं बनाई। हाँ जो असाइनमेंट है इस बार जो 3 आपको मिलेंगी जिसमें आप IP चेंज करने का है, अडाप्टर वगैरह को डंप करने का, डाउन करने का है, इस तरह की जो 3 असाइनमेंट है वो मैंने बनाई है, क्विज मैंने नहीं बनाई, तो मुझे पता भी नहीं इसमें क्या आया। सर लेकिन असाइनमेंट्स मिल भी नहीं रही है, असाइनमेंट्स का ऑप्शन एम्प्टी बॉक्स आ रहा है। जिन के पास शो नहीं ना हुई वो मिल जाएगी, जिन के पास जिनके LMS में अभी तक शो नहीं हुई उन्हें पहुंच जाएगी। अगर इन केस नहीं पहुंचती आप मैसेज करें मैनेजमेंट को, उन्हें बताएं कि आपको असाइनमेंट अभी तक मिली नहीं है, तो कोशिश है कि आपको भी मिल जाए। क्योंकि समटाइम क्या होता है कुछ बच्चे बैच 2 में, मतलब बैचेस का फर्क होता है या लेक्चर का भी फर्क होता है, कुछ लेक्चर्स में ज़्यादा होते हैं, कुछ बहुत पीछे होते हैं। मेरा जो पीछे हैं उन्हें असाइनमेंट लेट मिल रही है, जो आगे हैं उनको असाइनमेंट जल्दी मिल रही है, कुछ इस तरह का सिनेरियो, बाकी मुझे खैर पता नहीं है। मेरे इल्म में इतना है कि आप लोगों को जो असाइनमेंट है जिन के पास पहुंची नहीं है, मुझे बताया गया था उन लोगों को जो असाइनमेंट है वो मिल जाए, क्योंकि मुझे पर्सनली मैसेज भी आ रहे थे लिंक्डइन पर, तो उन्हें असाइनमेंट नहीं मिली। तो ये है कि आप लोगों को असाइनमेंट जिनके अभी तक मिली नहीं है वो मिल जाएगी। अच्छा सर मैंने भी ये आपसे सवाल करना था, बल्कि बताना था सर, क्विज जो है वो आउट ऑफ कोर्स आया था जिसमें 50% मार्क्स तो लिए हैं मैंने, लेकिन सर इसको रिकंडक्ट नहीं कर सकते क्विज को दोबारा से, जो कोर्स से रिलेटेड जो वीडियोस आपने दी थी?
अच्छा, मैंने जैसे अभी कहा है कि क्विज का मुझे मालूम नहीं है, क्विज किसने बनाए हैं, और मेरे इल्म में नहीं है क्विज क्या आए आपको क्या नहीं आए, बट हाँ जो असाइनमेंट है वो मैंने खुद बनाई इस बार, मैंने खुद ही बनाई है, क्विज मैंने नहीं बनाए। मैं पूछूंगा कि अब क्विज में क्या है, आप कुछ और अगर आए हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको अगेन बनवा के आप लोगों को डिलीवर करूँ जो लेक्चर्स के अंदर है, आउट ऑफ द लेक्चर्स पूछना है। अगर आ गए इस दफा तो माजरत है, थैंक यू। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, मिलेगी असाइनमेंट की जिम्मेदारी मेरी है, तो आपने पढ़ा है आपको वही मिल रहा है। अब आप बगैर आप बीच में सफर कर सकते हैं। कोई और मैं क्वेश्चन चाहिए होगा? सर ये क्वेश्चन था, ये जो असाइनमेंट्स आपने दी है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के लिए, हाँ दी हुई है, बोले। तो सर ये जो है इसमें 3 असाइनमेंट है, एक उसमें टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। तो ऐसे सर टास्क 1 में हमने आईपी चेंज करना है, ऐसे ही है। और सर सेकंड में हमने पहले जो हम लोगों का इफ कॉन्फिग से हमने अपना सर्वर डाउन करना है, और डाउन करके फिर हमने VLC प्लेयर को इंस्टॉल करना है, और जो कमांड आएगी वो हमने आपको सेंड करनी है अच्छा, जो होगा। इसमें ना थोड़ी सी ट्रिकनेस है, वो ट्रिक है, वो क्या है कि जब आप डाउन करते इफ कॉन्फिग लगा के जो ETH 0 डाउन है वो जब आप करोगे तो आप नोटिस करना है कि डाउन हुआ क्या है। तो वो डाउन हो जाएगा तो आपको फिर आपने ये देखना है कि VLC उस कमांड के बाद इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो वो हो रहा है, उसी पर कभी होता नहीं है कि उसके बाद हो जाए VLC डाउनलोड, तो वो नहीं होगा। बेसिकली उसको रिजॉल्व करना है, वो जो कमांड आपको पहले दी थी डाउन वाली, वो जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि डाउन हुआ क्या था जिसकी वजह से आपका VLC इंस्टॉल नहीं हो रहा, आप जब आप वो डाउन कर लोगे फिर उसके बाद आपको उसे उसे वापस अपने काम के लिए वापस उसे लेके आना होगा। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि उस इफ कॉन्फिग या 0 डाउन के जो कमांड है बेसिकली ये लगाने के बाद आपका एक्शन बेसिकली परफॉर्म क्या हो रहा है, वो ऐसा क्या हो रहा है कि ये मैंने कमांड, क्योंकि आपका कोई भी ज़्यादा कोई ऐसा नहीं होगा कि आपने कमांड डाली ऊपर नहीं क्या होगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कभी कमांड करेंगे आपके सिस्टम में आपने आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली इस कमांड करने के बाद सिस्टम रिस्पॉन्स क्या कर रहा है और डाउन हुआ क्या है। तो जब आपको पता चल जाएगा डाउन हुआ क्या है तभी आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि VLC क्योंकि डाउनलोड ही नहीं हो सकता अगर ये डाउन हो गया है। बेसिकली ETH 0 आपका इंटरनेट कनेक्शन है, और जब ये डाउन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका जो इंटरनेट है वो जो लिनक्स है उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब आपका इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो गया लिनक्स के साथ, ये मैं आपको हिंट ही दे रहा हूँ, बल्कि हिंट का पूरा रिजॉल्व करके दे दिया है। तो सर ये मैंने ये सॉल्व किया था, मेरा एरर आ रहा था क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन मैंने डाउन कर दिया था, मेरा कनेक्शन ही नहीं चल रहा था, तो वो एरर दे रहा था कि आपके पास कनेक्शन नहीं है। तो मैंने जब उसको सूडो लगा के उसको वापस अप किया, ETH 0 लगा के उसको वापस अप किया, मेरा जैसे ही कनेक्शन ऑन हुआ देन वो इंस्टॉल हो गया। अपने तक ही महत्व तो रखो ना, सबको क्यों मशवरा दे रहे हो कि ये कमांड लगा के आपने ये सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया है ना। वो ट्रिकी पार्ट इसलिए तो बनाया आप लोगों के लिए कि आपको पता चले कि ये हो क्या रहा है, फिर उसके बाद VLC इंस्टॉल करना है। चलो खैर, अब जिसको समझ में आ गया उसने कर लेना, जिसको नहीं आया उसे नहीं। अब तो रिपीट है दोबारा करना है कैसे रिजॉल्व किया। सर मेरा ये और सर ये लास्ट असाइनमेंट का ये था कि हमने मेरा मेटास्प्लॉइट नहीं चल रहा, तो इसीलिए मैं कैसे उसको करूं ये समझ नहीं आ रहा। आप कई मसला है मेटा का, अभी मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट की बात आपसे मेरी हुई है। जी मैं नहीं की थी। हाँ तो आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि मेटा में क्या इशू आ रहा है। ठीक है, चलें ठीक सर, थैंक यू सर। ये डेट दी हुई है ना 28 है शायद, या 20, यस सर 28 डेज लास्ट असाइनमेंट सबमिट कर देना, तो 4 दिन पड़े ना, आप आज कर देना तो आपको जो मैसेज है वो मिल जाएगा। चले सर ठीक है, थैंक यू। और बाकी और क्वेश्चन वगैरह? जी मेरा सर एक क्वेश्चन ये भी है कि हमारे सिस्टम में जो एक IP होती है, एक मेन IP होती है,
अगर उसे चेंज करना हो तो सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन वीपीएन का होता है या प्रॉक्सी चेंज करनी होती है? इन दोनों में सबसे बेस्ट वाला कौन सा ऑप्शन है, प्रॉक्सी या वीपीएन? प्रॉक्सी चेन सबसे अच्छा रहता है, और यहाँ हनी पोर्ट आपके हनी पोर्ट ज़्यादा अच्छा रहता है प्रॉक्सी चेन से। बट राइट नाउ अभी आपको जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि आप ये तो तब चेंज की जा रही होती है जब आप कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करें, और मैंने तभी लेक्चर्स के अंदर सिखाई नहीं है आपको। बट ये है कि अगर वीपीएन कंपेयर किया जाए आपका प्रॉक्सी चेन के थ्रू, तो इन दोनों में सबसे अच्छा है प्रॉक्सी चेन, और प्रॉक्सी चेन सबसे अच्छा है हनी पोर्ट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए प्रॉक्सी चेन अच्छा है। बट प्रॉक्सी चेन भी तभी काम करता है जब आप अपने सिस्टम में VMware के थ्रू चला रहे हो, वर्चुअल बॉक्स नहीं VMware चला रहे हो। या IP चेंजिंग तब काम करता है, DNS चेंजिंग तब काम करता है जब आप अपने सिस्टम के अंदर अपने सिस्टम मेन सिस्टम के अंदर आपने इंस्टॉल की हुई है, यानी कि कोई वर्चुअल बॉक्स नहीं, कोई VMware नहीं, कोई विंडोज नहीं, डायरेक्ट आपने लिनक्स ही चलाई हुई है अपने सिस्टम के अंदर, तब आपकी जो IP चेंजिंग है वो काम कर रही होती है। प्रॉक्सी चेन अच्छी तरह काम तब कर रही होती है, तो प्रॉक्सी चेन भी इसी तरह काम नहीं करती। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी का भी? 3-4 बच्चे मैं सर मेरे LMS में कुछ भी शो नहीं हो रहा, ना कोई असाइनमेंट्स, ना क्विज़ेस और ना ही जूम के प्रीवियस लेक्चर्स हैं। अच्छा, ऐसा जो भी इशू है आप मैनेजमेंट को मेल करें, बल्कि आप मेल ना करें, आप डायरेक्ट उन्हें कॉल करें और अपना जो इशू है उसे हाईलाइट करवाएं, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं शो हो रहा, तो ये मैनेजमेंट को पता होगा, वो आपको लाजमी बताएंगे क्या इशू है क्या नहीं, बल्कि कर देंगे आपका इशू जो है रिजॉल्व कर देंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जो सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताया, तो इसके ये कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है और मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, और सोशल इंजीनियरिंग टूल्स किट कौन कौन से जिससे हम सोशल इंजीनियरिंग कर सकें? आपने फेसबुक बताया था, जैसे कि हम फेसबुक से देख सकते हैं इनकी इंफॉर्मेशन, गूगल से देख सकते हैं, तो ऐसे कोई टूल्स है जिससे हम सोशल इंजीनियरिंग कर सकें? अच्छा देखो, सोशल इंजीनियरिंग को आपने समझा पता नहीं क्या होगा। देखो सोशल इंजीनियरिंग इज आर्ट लाइक अ, देखो आपके पास जितने भी अभी आप मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो ना, हर मॉड्यूल एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं, ये हर मॉड्यूल एक दूसरे के साथ लिंक है। आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि सोशल इंजीनियरिंग की डायरेक्ट पढ़ लिए। देखो अब मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। यूँ समझो कि आपने मकान एक घेरना है, एक मकान है, बना बनाया मकान है, आपने इसको घेरना है। तो घेरने से आप एक बंदा आपके पास आया कि जी उस मकान को घेरना है, आपको कि हाँ ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ, तो आप क्रेने लेके पहुंच जाओ, है क्रेने शरेने लेके, जो हैवी हैवी वो होती है मशीनरी होती है, वो लेके पहुंच जाओ। और बाद पता चले कि यार यहाँ पे 2 मजदूर लगवा दी जाते, तो 2 मजदूर ही तो इस पे थे, वो घेरते थे, मेरा तो क्रेन लेके आने का फायदा ही नहीं था। ठीक है, थोड़ा समझो इस लॉजिक को, थोड़ा समझो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप जानकारी इकट्ठा करते हो उस टारगेट के बारे में, फिर आप उसके मुताबिक उसके ऊपर टारगेट अटैक करते हो। अब ये समझो, इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ वहां पर एक्चुअल आपके इन्वायरमेंट पे। यानी कि आपके पास स्टार्टिंग में ना मॉड्यूल्स हैं, यानी कि आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो, इंट्रोडक्शन के बाद आप पैसिव इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, फिर एक्टिव पढ़ रहे हो, यानी कि आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना सीख रहे हो। पहले टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन सीख रहे हो। इन्फॉर्मेशन भी 2 तरह की के पता चले, इसकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कितनी अवेलेबल है, इसके IPs कौन से हैं, इसके DNS रिकॉर्ड्स कौन से हैं। जब आपको वो पता चल जाती है, फिर आप अगले स्टेप के ऊपर आते हैं, जब आप जहाँ पर आप करते हैं पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, पैसिव करते हो, सॉरी एक्टिव करते हो, जहाँ पर आप Nmap का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, Nmap का इस्तेमाल करते हो, जहाँ पर आपको पता चलता है कि इसके अंदर ये जो पोर्ट्स ओपन, यानी कि इस घर के अंदर पोर्ट्स बेसिकली आप समझे कि दरवाजे होते हैं। एक घर के जितने दरवाजे हैं ना, उसको हम पोर्ट्स कहते हैं। कि अगर चाहे वो छोटा सुराख हो, अलमारी हो, बट अगर कोई भी चीज़ हो जो इंटरचेंज कर दोनों चीज़ों को लिंक करी हो बाहर की दुनिया के साथ, तो उसे हम पोर्ट्स कहते हैं। तो पोर्ट्स समझो कि दरवाजे हैं, आपको पता चलेगा कि इतने दरवाजे इस मकान के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद आप जाते हो अगले अटैक के ऊपर, जहाँ पर आप पढ़ रहे हो क्रॉस साइट स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। क्रॉस साइट स्क्रिप्ट में क्या हुआ कि आप अज्यूम करते हो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कि हो सकता है कि इसके फॉर्म है, यानी कि जो कंटेंट फॉर्म है या फीडबैक का जो फॉर्म है, या कोई भी फॉर्म है सबमिट जो करना पड़ रहा है, किसी भी तरह का फॉर्म होता है जहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे हो, क्या पॉसिबिलिटी है इस फॉर्म के अंदर वल्नरेबिलिटी पाई जाए, जहाँ पर आप क्रॉस साइट स्क्रिप्ट का अटैक करें, यानी कि XSS का अटैक करते हो, जहाँ पर आप जस्ट फोन नंबर की जगह आप कमांड अपनी खुद से कमांड बना के वहां पर इंटर करते हो और आपको रिस्पांस मिलता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पहला जो अटैक है उसी की वजह से आपके जो सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया, यानी कि अगर सिस्टम का कंप्रोमाइज हो गया। फिर वहां पर भी 3 लेवल है, लो है, मीडियम है और हाई है। आप अज्यूम करते हो कि लो लेवल नहीं हुआ, अज्यूम समझो कि आपने ट्राई किया, लो लेवल नहीं हुआ,
फिर आई मीडियम के ऊपर, आपने मीडियम ट्राई किया, मीडियम नहीं हुआ, आपके हाई के ऊपर, आपने हाई ट्राई करने की कोशिश की, हाई भी नहीं हुआ। यानी आपको समझ, वैसे तो सब हमारे, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी कि जो अब आप लेक्चर सीख रहे हो उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो मीडियम, लो, लेवल, इन तीनों प्रैक्टिस करके तीनों के थ्रू आप हैक कर रहे हो। बट अज्यूम करो ना, एक चीज को अज्यूम समझो कि मैं आपको क्यों आगे समझा रहा हूँ, मैं इसी पे ना रह जाता, आपको सिर्फ हाई तक सिखाता, मैं आगे तक हाँ ठीक है हाई पढ़ लिया, आगे कुछ नहीं होती है, क्योंकि आपने फिर यहीं पे कंप्रोमाइज कर लिया। बट नहीं, आपने हाई कर लिया, हाई के बाद आप अज्यूम फिर करते हो कि हो सकता है यार प्रोसेस स्क्रिप्ट की वल्नरेबिलिटीज के अंदर नहीं, यानी कि आप एक्चुअल टारगेट के अंदर जा रहे हो ना, भी आप यहाँ पर तो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है, बट अज्यूम करते हैं कि रियल एनवायरनमेंट के अंदर आपने तीनों लेवल ट्राई किए, तीनों लेवल ट्राई करने के बाद आपके तीनों लेवल फेल गए, यानी कि तीनों अटैक फेल हो गए, तो अब क्या करोगे? तब आप जाओगे सीक्वल इंजेक्शन के ऊपर, यानी कि जिसमें आप फाइल अपलोड की जो टाइप है वो आइडेंटिफाई करोगे। आपने फाइल अपलोड करके चेक किया कि फाइल अपलोड के थ्रू सिस्टम कंप्रोमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि आपके 2 अटैक जो थे वो फेल हो गए, ठीक है। फिर आप जाते हो अगले अटैक के ऊपर, जहां पर आप करते हो मालवेयर थ्रेट करते हो, ठीक है, या स्निफिंग वगैरह के मॉड्यूल्स हैं, बट वो अभी तो आपके नहीं है, बट इन फ्यूचर जब आप सीएच की तैयारी करने जाते हैं तो वहां पर सीएच के मॉड्यूल्स भी आते हैं। बट अब हम आगे जाते हैं, यानी कि 2 अटैक कर लिए, 2 अटैक के बाद तीसरा अटैक आपके पास आया जहां पर आपने परफॉर्म करना है मालवेयर थ्रेट, कि कोई ऐसा मालवेयर बनाया जाए जो हम इनके सिस्टम के, इनके एम्प्लॉय को शेयर करें, किसी भी तरह से आपको मेल भेज दें, एचआर को मेल भेजें कि यार ये मेरी रेज्यूमे डाउनलोड करो, हर डिपार्टमेंट का एचआर होता है ना, आपने उनको कहा कि ये मेरी रेज्यूमे इसको डाउनलोड करो, जैसे उसने डाउनलोड किया आपका जो मालवेयर था उसके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, तो पॉसिबिलिटी ये हुई कि आपने बेसिकली क्या किया, आपने उनके सिस्टम को कंप्रोमाइज कर लिया, ठीक है, और वहां पर आपने एक टेक्निक यूज की, आपने मालवेयर थ्रेट का एक पेलोड बनाया, बेसिकली आपने पेलोड बनाया, शेयर कर दिया। अज्यूम करते हैं कि उनके सिस्टम इतने सिक्योर थे कि मालवेयर थ्रेट इंडिकेट हो गए, यानी कि उनको पता चल गया कि ये समझो कि उनके सिस्टम के अंदर अच्छा सा कोई एंटीवायरस है जिसने इंडिकेट कर दिया कि इस सिस्टम के अंदर मालवेयर आया है, आप, मैं इसको नहीं चलने दूंगा, उसने ब्लॉक कर दिया, यानी कि आपके तीनों अटैक फेल हो गए। फिर क्या आया, मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर कहता होता हूँ, लेक्चर्स के अंदर भी क्या कहता हूँ, लाइव सेशन के अंदर मैं कहता हूँ कि कभी भी कंपनी हैक नहीं होती। कौन हैक होता है? पर्सन हैक हो जाते हैं, पर्सन से हमेशा गलती हो जाती है। कंपनी का एक एम्प्लॉय हैक होता है, कंपनी कभी हैक नहीं होती, कंपनी का एक जो एम्प्लॉय होता है वो हैक होता है। यूजर कल को पता चले कि Yes, जैज sir. हैक होगी, जैज बेसिकली हैक नहीं, जैज के अंदर मौजूद कोई एक एम्प्लॉय था जो हैक हुआ। अब वो कैसे हैक हुआ? जब वो अवेयर नहीं था। अब वो अवेयर कैसे नहीं था? जब आप पे, यानी कि आपके जब 3 अटैक फेल जाते हैं ना, यानी कि लेट्स अज्यूम करते हैं आपके पास 4-5 अटैक्स, ठीक है, वो फेल हो गए, फिर आप एम्प्लॉय को हैक करने की कोशिश करते हो, यूजर को हैक करने की कोशिश करते हो, वो कैसे करोगे? वो टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको यूजर के बारे में पता चल जाता है, यार ये यूजर है, ये एचआर का डिपार्टमेंट है, कि अज्यूम करते हैं फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट, ये आईटी का डिपार्टमेंट, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है, ये ज्यादा मैच्योर नहीं है, इनके पास अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है। यानी कि हम जब प्रैक्टिकली किसी कंपनी के अंदर टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम एम्प्लॉय को टारगेट करते हैं, जिनके यानी कि लेट्स हमें पता चलता है कि कंपनी अच्छी सिक्योर है, तो हम एम्प्लॉय को टारगेट कर रहे होते हैं। यानी कि आपके पास 2 डिपार्टमेंट आ गए, 3-4 डिपार्टमेंट और भी होते हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट को आपने मेल भेजा, या आपने भेजा, सॉरी मेल कह रहा हूँ, आपने उस बंदे के पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में इन्फॉर्मेशन शुरू कर दी, फिर आप उसे उसके थ्रू फिशिंग करते हो। अगर वो इतना अवेयर है कि उसे पता चलेगा कि फिशिंग की लिंक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, या अगर मैंने क्लिक कर दी तो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन देनी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब फिशिंग तो मैंने कर ली है, तो फिशिंग के तो मैं फेल हो गया हूँ। फिर अगले अटैक आया फिशिंग में, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग में ही अगला अटैक आया, ठीक है, वो कौन सा आया? उसमें आपने डबल से डाइविंग कर ली, सोशल आपने कर ली, ईज़ कर ली, ईज़ में मैन द मिरर अटैक बेसिकली होता है, आपने वो कर लिया। तो ये स्टेप ना आपस में इंटीग्रेट रखती है, यानी कि अज्यूम करते हैं यार ये हुआ, अच्छा ये नहीं हुआ तो ये करके देखते हैं, अच्छा ये नहीं हुआ तो ये करके देखते हैं, अच्छा ये नहीं हुआ तो ये करके देखते हैं। द मेन पॉइंट इज कि वो स्टेप जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग को आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। या मैं ये पता क्या होता है, हमारे माइंड में ये है कि हमने ना थोड़ा कवाड़ी से शुरुआत नहीं करनी, हमने क्रेनर लेके पहुंच जाना, पता चले क्रेन में हल्का सा टच किया और पूरी बिल्डिंग ही गिर गई, पर इसमें नुकसान किसका होगा? अगली कंपनी का हो गया। और आप इसमें ये होता है कि डैमेज कर देते हैं उनके डाटा को, यानी कि जब हम बात करते हैं ना, मैं एक बात करूं कि जब हम स्कैनिंग की बात करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग की बात करते हैं, जो एन मैप है ना, ये 666 यानी कि 66,000 पैकेट स्कैन करता है, 66,000 पैकेट शेयर करता है सिस्टम के ऊपर, और सिस्टम के अंदर इतनी अगर कैपेसिटी है तो वो हैंडल कर पाएगा, अदरवाइज वो क्रैश हो जाता है। तो यानी यूँ समझे कि आप जब आप आखिरी अटैक को अगर फर्स्टली इंप्लीमेंट कर दोगे जाके,
तो हो सकता है वो कंप्रोमाइज हो जाए, बट चांसेस ये भी होते हैं कि सिस्टम क्रैश भी हो जाए, ठीक है। तो ये अवेयर, अब सोशल इंजीनियरिंग को आप कभी भी फर्स्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सोशल इंजीनियरिंग को हमेशा लास्ट पे रखा जाता है कि अच्छा पॉसिबिलिटी है या यूजर को हैक करने के लिए काम है। तो ये है बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग। इसमें टूल नहीं, बेसिकली इसमें आपकी अपनी साइकोलॉजी इस्तेमाल की जा रही होती है कि आप अगले पर्सन को किस तरह कंप्रोमाइज कर सकते हो, किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हो। यानी कि अब सिंपल वर्ड में समझते हैं, अब क्या होता है, यानी कि हम एज ए एजेंसी किसी कंपनी के पास जाते हैं और वहां पे जाने के बाद हमारे जो हमारी कंपनी टारगेट होती है, जिसके साथ जिनके डिपार्टमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है कि हमने आपके जो यूजर्स हैं यानी कि जो एम्प्लॉय हैं उनको चेक करना है कि क्या वो अवेयर हैं कि नहीं है। तो हम जाने के बाद क्या करते हैं, हम फॉर्म देते हैं। हर कम आप अक्सर जाते हो एडमिशन लेने जाते हो यूनिवर्सिटीज के अंदर, आपके पास फॉर्म्स होते हैं, आपको जगह जगह फॉर्म देखने मिलता है, आपको नाम वगैरह, ईमेल वगैरह, जॉब टाइटल वगैरह फिल करने पड़ते हैं। तो हम फॉर्म देते हैं, वहाँ पर लोग अपने एड्रेस फिलअप करते हैं, सीनियर की इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, फोन नंबर फिलअप करते हैं, अपना कंपनी का ईमेल फिलअप करते हैं, यानी कि हर कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है सारी फिलअप करके हमें दे देते हैं। तो हम उस इन्फॉर्मेशन से उन्हें कंप्रोमाइज कर सकते, इजीली कर सकते हैं। अब अज्यूम मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक क्लोज करते हैं। अगर मुझे आपको अगवा करने लगा ना करे, मुझे करना पड़े अज्यूम करते हैं कि मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या, आप मुझे अपना नाम बताते हो, मैं पूछता हूँ आप किस जगह रहते हो, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, आप बताते हैं कि मेरे वालिद साहब किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, मुझे पता चल गया। अच्छा मैं पूछता हूँ कितने बहन भाई हो, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है ना, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि मैं हम अननोन पर्सन की इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर देते हैं कि यार आप कितने बहन भाई हो, क्या करते हो, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, अच्छा कितने बजे स्कूल से यूनिवर्सिटी कौन से जाते हो, मैं आपसे पूछते हैं, मैं बच्चों से पूछते हैं यूनिवर्सिटी कौन से जाते हो, तो मैं अगर आपसे पूछूं यूनिवर्सिटी कौन से जाता हूँ, बोलता हूँ कि यूएमटी जाता हूँ या कैरिजन यूनिवर्सिटी में, बट किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, बताते हैं मुझे। मैं पूछते हैं इवनिंग में जा रही हो मॉर्निंग में जा रहे हो, अच्छा आप कहते हैं जी इवनिंग में जा रहे हो, तो मुझे पता है इवनिंग का टाइम ये है, मुझे पता चल गया कितने बहन भाई हैं, कि अगर एक भाई है, दो बहनें हैं, बाबा इतने बजे काम जाते हैं, इतने बजे से वापस आते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बड़ी इनफ है। तो मुझे पता हो कि बच्चा जो है आज कॉलेज में इतने बजे से इतने बजे जाना है, बाबा जो इसका है वो इतने से इतने बजे ड्यूटी पर, इसका घर जो है वहाँ पे सिर्फ फीमेल होंगी, तो हम इनके घर डाका डाल सकते हैं, या मैं इस बच्चे को अगवा कर सकता हूँ रास्ते में। मुझे पता है कि बच्चा इतने बजे से इतने बजे यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी के बाद घर जाना होता है, तो मैं इसे पकड़ सकता हूँ। किस बेस पे? ये वो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग नॉर्मली डिलीवर कर देते हो, हर बंदे को बता देते हो, खुल के बता देते हो, ठीक है। दिस इज एक्चुअल सोशल इंजीनियरिंग, इतनी ज्यादा क्रिटिकल है। सोशल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी वक्त इसके ऊपर बहस करेंगे, डेडिकेटेड बहस करेंगे कि कहाँ से किस तरह हम लोगों को पता नहीं चलता, हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है अगले पर्सन को दे देते हैं और वो उसका इस्तेमाल कर देते हैं, और हमें पता नहीं चलता यार ये कैसे हुआ। बेसिकली वो हुआ नहीं होता, आपने खुद ही अगले को इन्फॉर्मेशन दी होती किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई फार्म के थ्रू, कोई ना कोई कॉल के थ्रू, कोई ना कोई एक्टिविटी के थ्रू, या किसी अपने दोस्त के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन पास आउट कर देते होते। समझ में आया सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है? सर आपने अभी इस तरह मोटिवेट किया जैसे बंदे का दिल करता है अभी जाके बंदा किसी को हैक कर दे। गलत इस्तेमाल करना, ये नहीं कहना कि आज के बाद आपने इन्फॉर्मेशन अपनी सेफ रखनी है, ये चीजें बतानी ही नहीं है। बताने का मेरा मकसद ये है कि ये मोटिवेट मैं किसी को नहीं कर रहा, हाँ कि भागो जाओ किसी की इन्फॉर्मेशन ले आओ, बस बेसिकली होता क्या है कि हम लोगों को पता नहीं हम अपनी इन्फॉर्मेशन कितनी लोगों को दे बैठते हैं, और वो जो दे बैठते हैं उसी इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट आपको कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। आपके थ्रू किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर लीजिए, आप कहते हो यार ये हो क्या गया मेरे साथ, मैंने तो आज तक किसी को भी बात बताई नहीं, बेसिकली आपने बता दी होती, अनइंटेंशनली बात बता दी होती। ये आर्मी में बहुत ज्यादा काम आती है, आर्मी में चीजें बहुत ज्यादा मैटर की जाती है, खासतौर पे जो ये जो ISP बनते हैं बेसिकली, वहाँ पे ये चीजें बहुत मैटर करती है। वही लोग पास करते हैं जिनका कॉमन सेंस जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। अच्छा क्या है, टॉपिक समझ में आ गई है? यस सर, मुझे समझ आ गया। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सर काइंडली एक रिक्वेस्ट है आपसे, सर ईमेल्स का आंसर दे दिया करें मैंने सर, क्योंकि मैंने आपको 2-3 दफा आपको ईमेल किया, आपका रिस्पांस नहीं आया, तो काइंडली ईमेल या लिंक्डइन पे काइंडली रिस्पांस दे दिया करें। अच्छा पता है क्या होता है, मैं ईमेल का रिस्पांस में शायद कुछ बच्चों का मैंने रिस्पांस किया, और ईमेल बेसिकली मेरा जो है पब्लिक ईमेल है जो मैंने दिया होगा। तो पब्लिक ईमेल का मतलब ये होता है कि मेरे पास सिर्फ आप लोगों के मेल नहीं होते, मेरे पास डिफरेंट मेल आ रहे होते, किसी कंपनी का प्रमोशन आ रही होती है, डिफरेंट मेल आ रहे होते हैं। तो बेसिकली मेल होता है डाउन चले जाते हैं, तो मैं जो डाउन चले जाते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि मैं बहुत नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं करता, मैं ऊपर के चंक्स जो है वो मैं देख लेता हूँ। इसी तरह सेम लिंक्डइन है, अभी जैसे आपने बताया लिंक्डइन के ऊपर मैसेज है,
मेरी वैसे कोशिश होती है कि मैं लिंक्डइन के ऊपर हर बच्चे को रिस्पॉन्स करूँ, शायद मैंने कुछ बच्चों को रिस्पॉन्स किया भी है आज ही की सुबह ही। तो आपको जैसे आपका मैसेज है तो मैंने लाजमी करना था उसका रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं है। अगर आपने बता दिया तो मैंने अभी ये ढूंढ के जो है उसे एक्टिवेट किया है, उसका मैसेज आपको रिस्पॉन्स कर दूँ, मसला नहीं। ये नहीं कहना कि रिस्पॉन्स आगे से नहीं है, रिस्पॉन्स आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आपने अभी मैसेज किया तो विदिन अ मिनट आपको जो है रिस्पॉन्स फुल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आई जस्ट नीड टू वेट कि अगला पर्सन जब ईजी होगा तो आपको रिस्पॉन्स करेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? सर एक क्वेश्चन है लेकिन टॉपिक से हट कर है, क्या आप बता सकते हैं आपकी शादी हुई है या नहीं? क्यों भाई, तुम रिश्ते वाले हो? नहीं सर, वैसे ही पूछा मैंने। नहीं। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, मुझे बताएं। सर हम इससे आगे क्या कर सकते हैं? अभी हमने जैसे सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की है, तो इससे हम आगे निकलने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो हम कर सकते हैं? अच्छा, जिन्होंने अभी बात की थी ना लिंक्डइन की, तो मैंने खैर आपको ना रिसोर्सेज लैब की जो है फाइल शेयर कर दी, ठीक है, अभी शेयर कर दी, आपकी लिंक्डइन पे आ गई होगी। अच्छा, अभी ये है कि जिन्होंने अभी ये जो एडवांस जो बच्चे कोर्स कर रहे हैं ना, जो बच्चे एडवांस कोर्स कर रहे हैं, एडवांस कोर्स करने के बाद आप ना बेसिकली आप लोगों ने तकरीबन जो इसी काउंसिल है ना, उसके तकरीबन आपने 12 एक मॉड्यूल आपने कवर कर ली, ठीक है, अब तक बाकी जो तकरीबन 8 एक मॉड्यूल रह गए, जिसमें क्रिप्टोग्राफी है, IoT डिवाइसेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, मैन द मिडल अटैक है, ठीक है, इसी तरह स्निफिंग है और डिनायल ऑफ सर्विस है और मोबाइल हैकिंग बेसिकली कर दी है आपने। और इसके अलावा 2-3 और मॉड्यूल्स हैं, वो रह गए उनके। अब वो जो मॉड्यूल्स हैं वो तब तक नहीं आप करो, मेरा मशवरा यही है कि आप फिजिकल ट्रेनिंग लेके वो मॉड्यूल्स को कवर अप कर लो। जब आपके ये मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे तो आपने बेसिकली इसी काउंसिल की CH की प्रिपरेशन आपने कंप्लीट कर ली, यानी कि आप लोगों ने 12-13 मॉड्यूल अभी से कवर कर लिए। जो चंक एक रह गया, छोटा सा मॉड्यूल्स रह गए, जो छोटे मॉड्यूल्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। अब बस वाई इसके क्रिप्टोग्राफी के और क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रा थ्योरेटिकल होता है, साथ थ्योरेटिकल है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर होते हैं जब तक आप लोग फिजिकल ट्रेनिंग लें। बाकी सारे मॉड्यूल जो है वो सेम है, छोटे छोटे प्रैक्टिकल है, बाकी कितने रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब अभी तक आप लोगों ने 12 एक मॉड्यूल जो है, 12-13 मॉड्यूल्स कवर अप कर लिए इसी काउंसिल के CH के। उसके बाद जो रह गया ना 7 से 8 मॉड्यूल जो रह गए हैं, वो ट्रेनिंग ले लो, किसी के पास फिजिकल ट्रेनिंग लेंगे या किसी इंस्टीट्यूट से, या ये 2 मॉड्यूल्स की डेडिकेट बुक्स हैं, बुक्स नहीं बेसिकली आर्टिकल्स हैं, वो रीड कर लो। जब आपने वो रीड करी तो आपने बेसिकली अभी जो रीड आप इनको करने के बाद 8-7 मॉड्यूल जो जब वो रीड कर लोगे तो आप लोगों के पास CH का इसी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस फिर कोशिश करना है कि एग्जाम क्लियर करना उनका और सर्टिफिकेशन आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सॉरी मैं आपकी बात सर यावर एक मिनट दीजिएगा। अच्छा मेरी बात जरा सुनो, इसी काउंसिल हर साल स्कॉलरशिप देता है तकरीबन 2.5 बिलियन मिलियन लोगों को, ठीक है। चांसेस ये है कि यहाँ पे अगर 10 बच्चों की तादाद है ना, तो 10 में से 8 बच्चों को ना लाजमन स्कॉलरशिप मिल जाती है। एक हिंसा बता रहा हूँ कि 10 में से 8 बच्चों को या 7 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो लेट्स से अगर 2 लाख 2-3 लाख आ रही है ना, तो 1.5 लाख के बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद जो $999 का जो सर्टिफिकेशन है वो मिल जाता है आपको $99 में, यानी कि तकरीबन $100 पाकिस्तानी बनता $100 तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये में आप इसी काउंसिल को CH कर लेते हो, ठीक है। उसका वाउचर आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये मौका आता है, आप लोग लिंक ये चीज़ें मिलती है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है ना, फेसबुक के ऊपर नहीं आती है, इंस्टाग्राम ट्विटर के ऊपर नहीं आती। तो लिंक्डइन में प्रोफाइलें बनाओ आप लोग, इसी काउंसिल को फॉलो करो। ये हर साल लास्ट के 4 माह यानी कि आप यूँ समझिए सितंबर और इससे पहले ना ये लॉन्च करते हैं अपनी ये क्या कहते हैं स्कॉलरशिप लॉन्च करते हैं। आप उसके ऊपर क्या कहते हैं ना वो करो, अप्लाई कर दिया करो, तो चांसेस ये होते हैं कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाए। वो 1.5 माह का टाइम होता है, उसके पास स्कॉलरशिप मिल जाती है तो $99 में, $50 का $5 का बेसिकली। बल्कि हाँ आपको वो मिलता है प्रैक्टिकल का, वो है $1200 का। तो $1200 के सर्टिफिकेशन आपको मिलती है, प्रॉपर स्कॉलरशिप मिल जाती है कि आप सिर्फ $99 के अंदर पूरा इसी काउंसिल का वाउचर ले लेते हैं उनका। बस आपने एग्जाम देके उसे क्लियर करना है, जैसे वो क्लियर हो गया आपके पास सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनली। हाँ आप पूछे जो पूछ रहे थे, कौन था?
यावर रनीम सर, मैं एडवांस साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आपसे कर रहा हूँ। मैंने एयर यूनिवर्सिटी में एमएस के जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर भी क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में तो मैंने वो फ्रीज करवा दिया था जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, इसलिए कि मैं बाहर के लिए ना अप्लाई किया हुआ है एमएससी नेटवर्किंग सिक्योरिटी के लिए। तो थोड़ी सी मुझे गाइडलाइन दे दें, मैं तो एडवांस साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ इसके साथ, लेकिन प्रोग्रामिंग मेरी ठीक नहीं है, तो आप क्या एडवाइस कर रहे हैं मुझे? आप मुझे ये बताएं, आपने जॉब क्या करनी है? बाहर जाना है? आपको बाहर मूव ऑन करना है? मैंने अप्लाई किया हुआ है, स्टडी वीजा अप्लाई किया हुआ है एमएससी नेटवर्किंग सिक्योरिटी में। जॉब कहाँ पर करनी है? जॉब कहाँ पर करनी है? नेटवर्क्स में, मतलब कि जहाँ प्रोग्रामिंग, मेरा जो प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ना थोड़ा सा नेटवर्क्स का थोड़ा सा है नॉलेज, तो इसलिए थोड़ा सा है कि मैं सोच रहा था कि साइबर सिक्योरिटी भी है, एक उसका भी अनकंडीशनल लेटर आया हुआ है, लेकिन एक है इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके इस साइड जाना चाह रहा हूँ मैं। देखो, अगर तो आपने जानना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है, सॉरी नेटवर्किंग जाना है, तो जी जी कोर्सेज वगैरह करो। अगर आपने डेडिकेट साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाना है तो अलग है, आप फिर नेटवर्किंग में ना करें, आप इंफॉर्मेशन मास्टर करें। तो नेटवर्क इंजीनियरिंग भी अगर आप ठीक है। लैंग्वेज की जहाँ तक बात रही है, तो नेटवर्किंग के अंदर आप इतना जल्दी नेटवर्किंग में ना आप सिस्को सीसीएनए करोगे तो आपको जो कंसेप्ट सारे हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो नेटवर्किंग में इतनी ज़्यादा ख्याल लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे टर्मिनल में थोड़ी स्क्रिप्ट लेनी पड़ती है, विंडो की कमांड्स का पता होना चाहिए, लिनक्स की कमांड्स का पता होना चाहिए, कुछ ये होता है। उसके बाद जब आप जिस तरह अपने कैरियर को परस्यू करते रहते हो आगे आगे, तो पता चल जाता है कि आपने किस तरफ जाना है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि अच्छा मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। तो अभी मैं आपको गाइड नहीं कर सकता। मैं अगर नेटवर्किंग में जाना तो मैं ये कह सकता हूँ आपको सीसीएनए का कोशिश कर लो, सीसीएनपी के कोर्स कर लो, और सीएससी एमसी और ईपी का होता है वो कर लो, सॉरी ईएस का एग्जाम होता है वो कर लो, ठीक है। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वो उस तरफ चले जाएं। अगर आपने डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना है, ठीक है, उस तरफ आ जाए, तो आप पहले बेसिकली आप सीएच करें इसी काउंसिल का। इसी काउंसिल करने के बाद पाइथन अच्छी लैंग्वेज है। आप एचटीएमएल सी++ इसकी तरफ जाना, आपने बेसिकली उसकी तरफ जाना है, ऐसे क्या कहते हैं पाइथन की तरफ जाना है। पाइथन के बाद आप बैश की तरफ मूव ऑन करें, स्टेप बाय स्टेप जाएं। वहाँ पर आने वाला फ्यूचर सारा पाइथन के ऊपर है। पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, तो टूल बन जाते हैं, अच्छे टूल आपको मेरे टर्मिनल के अंदर चल जाते हैं .p वाले। जी सर। और बैश अच्छी लैंग्वेज है आपकी। रही बात आपकी C++ और ये क्या कहते हैं HTML जैसे कहते हैं, ये लैंग्वेज जी सर। सर बिल्कुल, मैंने ना एयर यूनिवर्सिटी से जो एमएस मैंने मेरे थ्रू आउट जो है ना मेरा बैकग्राउंड वो आईटी से रिलेटेड है, कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड है। तो एमएस भी मैं कर रहा था, फिर कजन ने एडवाइस किया और घर से भी कह रहे थे बाहर के लिए ना अप्लाई करने के लिए, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया हुआ है। इसमें दो फील्ड्स में, एक एमएससी साइबर सिक्योरिटी और एक में मेरा नेटवर्किंग सिक्योरिटी में अनकंडीशनल लेटर है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ना 3 महीने हैं मेरे पास, एक तो मैं ये एडवांस साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहा हूँ, तो इसके रिलेटेड और कौन से मैं कर सकता हूँ इजीली जो वहाँ बाहर उसकी वैल्यू हो, कौन सा कोर्स हो जो मेरी जॉब आगे फ्यूचर में जॉब में भी मुझे थोड़ा सा। अच्छा, बाहर जाने के लिए, बाहर जॉब करने के लिए हमेशा बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं की सर्टिफिकेशन, उन्हीं की डिग्री मान जाती है। जी सर। तो बाहर इसीलिए आपसे ये बाहर जाने के लिए अगर आप नेटवर्किंग साइड में जाना है तो सीसीएनए करो, सीसीएनए की एग्जाम दो, जो सिस्को के एग्जाम है उनको दो, उसको पास करो। या माइक्रोसॉफ्ट अय्यर की तरफ चले जाओ, अय्यर है इसका 103, माइक्रोसॉफ्ट का अय्यर है 103, इसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। ये एग्जाम दे लो। ये 3 एग्जाम होते हैं बेसिकली। अच्छा एग्जाम ये है, माइक्रोसॉफ्ट का अय्यर है 103, ठीक है। और यहाँ से पहले आप कर लो ये सिस्को के कर लो, सिस्को कर लो, सीसीएनए कर लो, नेटवर्किंग की तरफ जाना। उसके बाद आप अय्यर की तरफ चले जाओ, अय्यर 103 दे दो, बहुत अच्छा एग्जाम है वो भी, मैंने दिया हुआ है।
अच्छा, वो करने के बाद नेटवर्किंग में आपकी अच्छी खासी सैलरी भी बन जाएगी, नेटवर्किंग में आपकी अच्छा खासा स्कोप है, ठीक है। बट आप जब डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाओगे तो ना आपने सीसीएनए करना, ना आपने सीसीएनपी करना, ना आपने माइक्रोसॉफ्ट ये करना है। जब करना है तो कर लो, वैसे वो जी जी के लिए साइबर सिक्योरिटी में करना किया होगा। ठीक है सर। तो उसमें फिर आपको जब आप साइबर सिक्योरिटी में जाना, तो सबसे पहले आपने इसी काउंसिल का CH या कॉम्पिटिया का पेन टेस्ट प्लस, कॉम्पिटिया का पेन टेस्ट प्लस करना है या इसी काउंसिल का CH करना है, जिसकी प्राइस है 999, और कॉम्पिटिया का पेन टेस्ट है जिसकी प्राइस है 381, एग्जैक्टली 381 उसकी है कॉम्पिटिया के पेन टेस्ट की, या आप कर लो इसका इसी काउंसिल का CH का। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या, मैं बता देता हूँ। दोनों में फर्क ज्यादा खास नहीं, कंपनियां डिफरेंट है, बट कंपनी की डिमांड भी डिफरेंट है। कैसे? जब हम बात करते हैं ना, अज्यूम करते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग की 10 जॉब आई हुई है ओवरऑल ग्लोबल, अज्यूम कर रहे हैं 10 जॉब। जी सर। 10 जॉब के अंदर जो क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी ना, वो रिक्वायरमेंट की होगी कि आपने BS किया हो, MS किया हो, CS किया हो या BS IT किया हो, यानी कि कंप्यूटर की फील्ड में आपने क्वालिफिकेशन की, बैचलर की या मास्टर किया हो, और जो सर्टिफिकेशन पर्टिकुलर है वो हो CH। यानी कि अगर 10 जॉब्स आई ना पेनिट्रेशन टेस्टर की, तो CH की जो लिखा होगा ना कि CH की सर्टिफिकेशन चाहिए, वो जॉब होंगी 7 से 6, यानी कि 7 से 6 जॉब्स के अंदर लाजमी लिखा होगा कि आपने इसी कौन सा CH आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो बाकी की ठीक 4 है से सर। 6 रह जाएंगी, उसमें लिखा होगा कि कॉम्पिटिटिव का पेन टेस्ट भी अगर आपके पास है ना तो आ जाओ। यानी कि ये डिमांड है इसी काउंसिल की, और ये डिमांड है आपके पास कॉम्पिटिटिव की। कॉम्पिटिटिव इतना मैच्योर नहीं है क्योंकि वो रिसेंटली 8-9 के अंदर जो इसी काउंसिल 2003 से चल रहा है, तो वो काफी टाइम से अदारा है, उसकी काफी टाइम से उसकी वैल्यू बन चुकी है, वो अमेरिका से क्या कहते हैं एफिलेटेड भी है, तो इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा है। सर जी सर क्या पता ये बात क्वेश्चन आपसे है कि सर आप कोई कोर्सेज इसके अलावा भी आप प्राइवेटली करवाते हैं? हाँ, प्राइवेटली पढ़ा रहा होता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सैटरडे संडे होता है। मेरा शोभा नहीं टीचिंग का, बट हाँ मैं प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ CH की या ऑफेंसिव सिक्योरिटी की या सिस्टम की, सीजा की, जो इंडस्ट्री जो कोर्सेज हैं, बट वो मैं आपकी लोकेशन सर, आपकी लोकेशन कौन सी है कि आपसे अगर मिलना बंदा चाहे तो? मैं लाहौर में ट्रेनिंग देता लाहौर में? ठीक है, मैं इस्लामाबाद में ही होता हूँ। इंशाल्लाह ये किसी दिन आपका मैं जो है लिंक्डइन पे कनेक्ट भी हो, तो किसी दिन अगर मेरा हुआ, अगर लाहौर का कोई प्रोग्राम हुआ तो इंशाल्लाह आपसे मैं मिलूंगा जरूर, और फिर जो भी है इसके नेक्स्ट स्टेप जो है आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह किसने मना किया मैं मिलूंगा भी ओके। एजुकेशनल साइड पे सर जी ये रिश्तेदारियां गा रहे हैं। आवाज ब्रेक हो गई थी। जी बोले, या कोई क्वेश्चन है किसी का? और नहीं है तो हाँ सर, मैंने कहा लाहौर में किस जगह सर लोकेशन आप बता रहे थे? लाहौर में मैं 2 जगह ट्रेनिंग देता हूँ, एक है अल्फा क्रीम टावर, यहाँ पर है एक इंस्टीट्यूट, नाम नहीं मैं बता सकता बट मेरी लिंक्डइन पे लिखा हुआ है। दोनों इंस्टीट्यूट अल्फा में ही है, बट एक इंस्टीट्यूट मूव ऑन करके है लिंक रोड पे अमाना मॉल है, यहाँ पर एक अमाना मॉल के अपोजिट है, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ इसी कॉन्स के CH की। बल्कि अभी हमने खुद भी सर्टिफिकेशन बनाई है, अच्छी सर्टिफिकेशन, वो इसी कॉन्स थोड़ी सी हाई है, उसमें ये है कि OSCP का भी थोड़ा टच दे दिया गया बच्चों को, चले कि बेटा इसी काउंसिल के बाद आप OSCP में, यानी कि OSCP बहुत बियॉन्ड है, बिगिनर के लिए नहीं है, वो इंटरमीडिएट के लिए, प्रोफेशनल के लिए है। तो OSCP की भी टच दे के तकरीबन 25 मॉड्यूल बनाए हैं मैंने, उसमें प्रॉपर 25 मॉड्यूल्स हैं। इसी को सिर्फ आपको 20 ओवर करते हैं, हम 25 की तरफ जा रहे हैं। तो वो सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ 2 जगह पढ़ा रहा हूँ, एक अल्फा में है लाहौर में, अल्फा के टावर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर पढ़ा रहा होता हूँ सैटरडे संडे, और दूसरा ये लिंक रोड पर है, माना मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट सामने है उसके। पर अभी क्लासेस हैं इनकी स्टार्ट नहीं हुई, आएगा रमजान के बाद ही स्टार्ट होगी, या शायद रमजान के बीच में स्टार्ट हो जाए, ठीक है पता नहीं। सर ये कितने टाइम का कोर्स है? कौन सा सर ये जो आप करवा कौन सा जो यहाँ पे PFTP में कर रहे हैं आप? नहीं सर, जो आप पर्सनली ही करवा, वो मैक्सिमम आपका 2.5 से 3 माह का होता है, डिपेंड करता है कि बच्चे की पिकअप कितनी अच्छी है, जितनी जल्दी बच्चा पिकअप करेगा उतनी ही जल्दी उसका कोर्स जो है बेटअप होगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि टाइम इज अ मनी, जितनी जल्दी बच्चा सीखेगा उतनी जल्दी मार्केट में इन होगा, क्योंकि
क्योंकि मार्केट में लोग आज नहीं, हो सकता कल आ जाए, ठीक है। तो मैं 6 महीने का या साल का 2 साल का डिप्लोमेशन ऊपर मैं नहीं करवाता, सीधा टू द पॉइंट, आपको टू द पॉइंट जो चीज़ होती है उसको पढ़ाई, उसके बाद एंड कर दी, ठीक है, ताकि बच्चे का जो फ्यूचर है ना कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मैं अगर 24 साल में हूँ तो व्हाई नॉट यू, ठीक है, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो पता बेसिकली पता क्या होता है, हम लोगों के पास वो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस के बाद कि वो रोड मैप तैयार नहीं, और बताने वाला भी कोई नहीं है। जिससे पूछने जाओगे वो पढ़ा आपको साइबर सिक्योरिटी रहा होगा, कर खुद वेब डेवलपिंग रहा होगा, कर खुद नेटवर्क इंजीनियरिंग बना होगा, यानी कि उसका खुद का कोई स्कोप नहीं है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, खुद से वो बैठा नहीं है इस इंडस्ट्री में, बट आपको पढ़ाएगा साइबर सिक्योरिटी। खुद का फ्यूचर नहीं, वो अपना फ्यूचर क्या बनाए? मैंने हमेशा कहा है कि जिस वक्त भी पढ़ना है कम से कम दो चीजें माइंड में बिठाओ, एक तो सर्टिफाइड हो, दूसरा वो उसका अपना जो प्रोफेशनल है ना वो उसी फील्ड के अंदर हो जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हो, चाहे बट किसी भी फील्ड में पढ़ रहे हो। जल्दी जल्दी बताओ, मुझे भी काम जाना है। सर एक क्वेश्चन है आप से कि जो क्विज के रिलेटेड, जो क्विज में मटेरियल जो होता है वो आउट ऑफ कोर्स होता है, हमें पता ही नहीं होता। वो नहीं यार, सारों के साथ हुआ ही है। अच्छा सर मैंने आपके नोट्स बिल्कुल सारे बनाए हुए हैं, तो मैं वही रट्टा लगाता रहा हूँ, आया वो मतलब कि पूरा है कंप्यूटर के रिलेटेड, लेकिन वो चीजें हमें उनके नाम तो नहीं ना चीजें ज़हन में रहती, और वो सारा पूरा एक दिन लग के आपके नोट्स कंप्लीट किए, तैयार किए, लेकिन वो 4 नंबर मैंने लिए आपके से क्विज से। पता है क्या, मैंने नहीं बनाई, मैंने क्विज नहीं बिल्कुल बनाई हुई, मैंने आपकी असाइनमेंट बनाई है। और चलो अगर कोई मसला क्विज मैं चेक करूंगा कि असाइनमेंट वगैरह क्विज जो आपको आई वो कौन सी आई है, आउट ऑफ द कोर्स जो अगर उन्होंने बना के भेजी तो मैनेजर ने बना के भेजी, मैं कभी भी क्विज और असाइनमेंट बना के भेजता। हाँ इस सर वो मुझे भी लग रहा था कि आप तो बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है आपका, मतलब कि हो सकता है कि जो क्विज में क्वेश्चन आए हुए कि सिक्योरिटी का बैकग्राउंड पे किसने मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाया, ये चीजें हमें पता ही नहीं होती, मतलब कि जो आपके मॉड्यूल दिए हुए हैं उसमें से तो एक क्वेश्चन रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं आया। जो 4 नंबर मुझे मिले हैं वो अल्लाह का शुक्र है, जो मास्टर डिग्री की हुई है उसमें से कोई बेसिक क्वेश्चन थे जो 4 नंबर मिले। इसके अलावा तो मैं खुद भी ना ये जो आप कोर्स करवा रहे, मैं हैरान था कि लास्ट पे हमारे साथ होने वाला क्या है, मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन आगे तो हम तो फायदा नहीं है कि ये कोर्स करने का। अच्छा मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने कभी क्विज नहीं बनाई, मैंने कभी भी असाइनमेंट नहीं बनाई, बट हाँ इस बार जो असाइनमेंट है जिसमें मैंने 3 टास्क दिए हैं वो मैंने खुद दिए हैं, खुद बनाए हैं और बच्चों को किए हैं, बच्चों ने प्रैक्टिकली जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसी में ही है, ये आउट ऑफ द कोर्स नहीं आया हुआ। मैं देखूंगा अगली बार, कोशिश करूंगा कि जो क्विज है असाइनमेंट जो है तो मैं बनाऊँ, बट पता क्या है मैं नहीं बना सकता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं अक्सर होता, मैं रात को सारा टाइम काम कर रहा होता हूँ, सुबह मुझे काम होता है, मैं पूरा वीक बिजी होता हूँ, इसलिए मैं क्विज और असाइनमेंट से बस लेक्चर यकीन करें आप लोगों के जो लेक्चर है वही बनेगा तो बड़ी बात है, वो भी बड़ी मुश्किल से बने, टाइम चाहे वो 10 मिनट का लेक्चर है तो मुझे प्रॉपर टाइम निकाल बनाना पड़ता है, जैसे अभी मैं आपके लिए टाइम निकाल के सामने आपके बैठा हूँ और अभी भी मुझे जल्दी है कि मुझे जाना है जगह पर। जी सर, ठीक है, लेकिन सर एक है कि आप है ना आपकी जो क्विज को तो मैं वेरीफाई कर लिया करूंगा, पहले देख लिया करूंगा कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे, आउट ऑफ द कोर्स अगर आ रहे हैं तो मैं चेंज क्विज को आप असाइनमेंट में ही थोड़ा सा ना उससे परसेंटेज के लिहाज से उसे कवर कीजिएगा प्लीज। आप लोग अपनी क्विज असाइनमेंट जो है वो कवर अप कर लो अच्छी तरीके से, जिन्होंने 3 टास्क पूरे किए होंगे आपके क्विज के मैं मार्क्स दूंगा। और बताओ सर मेरे थैंक यू सर ये मेरा ये क्वेश्चन सर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सीजीएम का सर्टिफिकेट करने से क्या फायदा है? तो सीजम सर्टिफिकेट वो है, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर इज इक्वल टू CSSP, और ये सर्टिफिकेशन होता है जब आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि लेट्स से आप अच्छी पोजीशन के ऊपर जाना चाहते हैं, यानी कि कंसल्टिंग ऑफिसर बनना चाह रहे हो, आपको पता चाहिए 8 डोमेन कौन कौन सी, वहाँ पे जाना पड़ता है। फॉर राइट नाउ अभी आपको मैं उसकी कहानियां बताने बैठ रहा हूँ तो आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ना, ऊपर से ही गुजरना है, ठीक है, CH तक मैं उतरो। बट ये है कि साइबर सिक्योरिटी मैंने कहा ना कि मेडिकल फील्ड की तरह ये बहुत बड़ी है, जिसमें इसमें हर तरह के प्रोफेशनलिज्म है, चाहे पेन टेस्ट में घुसो, आप कुछ चले जाओ GRC में घुस जाओ, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट में चले जाओ, आप लोग चले जाओ रिसर्चर बन जाओ, एनालिस्ट बन जाओ, सॉफ्ट में चले जाओ, ये बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है।
तो जिस फील्ड में जाओगे उस फील्ड में पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है। तो मेरी हमेशा से कोशिश है कि मुझे कंसल्टिंग की तरफ जाना है, तो कंसल्टिंग के अपनी कुछ रोड मैप है, उसमें कुछ अपना क्या कहते हैं एक सर्टिफिकेशंस हैं। तो ये जो सीजम CSSP है, ये आपको बनाते हैं, यूँ समझें कि कंसल्टिंग ऑफिसर होता है, उसके नीचे SOC ऑफिसर होता है, SOC के नीचे पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, ठीक है, जूनियर होते हैं, उसके नीचे जूनियर आता है, जूनियर के नीचे फिर आपका IT डिपार्टमेंट अलग आता है। यानी कि ये इसमें स्केल है कि जब आप IT डिपार्टमेंट लेते हैं तो उसके IT डिपार्टमेंट भी कंसल्टिंग ऑफिसर के नीचे आता है। जैसे मेरे नीचे 2 IT डिपार्टमेंट है, 2 IT डिपार्टमेंट में फिर उनकी आगे टीम चल रही है। मेरे नीचे एक SOC ऑफिसर है, ठीक है, और बाकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम चल रही है। तो इस तरह होता है, यानी कि जब कभी भी एक बात बताऊं, कभी भी जब आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाते हैं ना, तब कभी भी आपका इंटरव्यू IT का मैनेजर नहीं ले सकता। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। पाकिस्तान में तो क्या कॉन्सेप्ट है कि IT मैनेजर वो बस उसके पास बड़े बियॉन्ड नॉलेज है, गलत है, खैर यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कभी भी आप लोगों ने अगर किसी कौन सा CH कर लिया है ना, और आप अपनी फील्ड में अच्छे हो, तो कभी भी IT मैनेजर जो है आपकी, IT मैनेजर नेटवर्क इंजीनियर आपका जो है इंटरव्यू नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी फील्ड नहीं है, आप उनके अंडर आते ही नहीं हो। आप आते हमेशा जो सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, एनालिस्ट हैं, ठीक है, इनके नीचे आप इनके अंडर आते हो, उनको आप रिप्लाई बैक कर सकते हो, आप उनको इंटरव्यू दे सकते हो। आप कभी भी किसी IT मैनेजर को नहीं दे सकते, क्योंकि IT हमेशा से वो इंफॉर्मेशन उसने IT किया होता है, MS IT किया होता है, BS IT किया होता है, और उसके पास वो नॉलेज नहीं होता, ठीक है, कि वो आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन पूछे। अच्छा, करवाने के बाद वो क्या टास्क देगा, अच्छा ये हमारा नेटवर्क सिक्योर कर दो, नेटवर्क में ये बग है, देखो कोई बग वगैरह तो नहीं, कुछ उसे पता नहीं इन चीज़ों का। तो कभी भी अपना फ्यूचर या जो जॉब है ना, आपकी पहली जॉब रेज़्यूमे बहुत मैटर करती है। आपकी पहली जॉब रेज़्यूमे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। खराब ना करना अपनी रेज़्यूमे वगैरह। जैसे मैंने बहुत जॉब्स की हैं, मैं बताना नहीं चाहता, बट मेरी रेज़्यूमे वो इम्प्लीमेंट नहीं है, मैंने कभी लिखा नहीं है, एक्सपीरियंस लेटर है मेरे पास, कभी लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि वो मैटर करती है कि इस बंदे की शुरुआत कहाँ से हुई है और ये आ कहाँ रहा है, ठीक है? वो अगले बंदे को जज कर लेता है, और इस फील्ड में चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अपना ना ज़रा सोच समझ के फील्ड में रहना। हाँ, अगर आप लोगों ने जॉब करी ना साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो पाकिस्तान में कुछ 5 से 6 कंपनीज़ हैं, जिसमें लाहौर में कैटल सिक्योरिटी है, रावलपिंडी में टायर 3 है, कराची में डेल्टा है, और एक वो है RKWTZD, पता नहीं क्या उस कंपनी का नाम, मुझे बोलना नहीं आ रहा शायद उसका पर्सन। अच्छा, उसके अलावा थ्रिलियम है, एंड उसके अलावा 3-4 और कंपनियां हैं, मुझे माइंड में हर चीज़ मेरे माइंड में तो नहीं ना होगी, पर बहुत है मेरे माइंड में चीज़ें हैं। तो कुछ 8-9 कंपनियां हैं अच्छी अच्छी, वहाँ पर आपको इंटर्नशिप जो है मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, वहीं से स्टार्ट करें, वहीं से फीडबैक लें। अच्छा, खैर ये हर कंपनी ना आपको रिमोटली जॉब भी ऑफर करती है, इंटर्नशिप भी आपको ऑफर करती है। क्या सर रावलपिंडी में कौन सी है कंपनी, दोबारा नाम लीजिएगा। है? सर रावलपिंडी में कौन सी कंपनी है, आप नाम दोबारा से बताइएगा। टायर 3 TIER 3, उसके बाद न्यूमेरिकल 3। ओके, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन ये है कि इसी कौन सी जो अभी फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है उसमें EHE और क्या नाम है OWASP टॉप 10 इंट्रोडक्शन, तो वहां से ये फ्री सर्टिफिकेट कर सकते हैं अभी के लिए? अच्छा, EHE जो सर्टिफिकेशन है ना, ये सर्टिफिकेशन नहीं है, ये बेसिकली जिन्होंने अपना करियर परस्यू करना है ना इस फील्ड के अंदर, और इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कल जैसे सेशन के अंदर मैंने बताया था, इसी को कहते हैं 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, या एक्सपीरियंस नहीं है तो उन 20 मॉड्यूल के अंदर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो इसी कॉन्सेप्ट EHE है ना, ये स्टार्ट है, ये किक है आपकी, कि अगर आपने परस्यू करना है, इसी कॉन्सेप्ट को परस्यू करना है, EHE कर लो। अब EH जो E है ना, ये समझो यूं है, ऐसे जैसे PFP यानी कि वो कोड रेड जो है ना, आपकी कोड रेड जो साइबर सिक्योरिटी जो पावर्ड बाय इसी काउंसिल है, इसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं जो डेडिकेटेड नेटवर्किंग के लिए बनाए गए हैं, एथिकल हैकिंग के लिए बनाए गए हैं, पैन टेस्टिंग के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें जो सारे कोर्सेज बिगिनर हैं, यानी कि आपने वो बिगिनर कर ली है, आपने अभी बल्कि आप एडवांस के अंदर भी हो, तो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, तो उस सर्टिफिकेशन कोई मैटर नहीं, क्योंकि उस सर्टिफिकेशन का कर लेते हो तो ठीक है, वैसे वो रेज्यूमे में अगर आ भी गया ना, तो फिर ज़्यादा आपको हाई फाई नहीं बन जानी उससे, क्योंकि वो जस्ट किक है, एक स्टार्ट है
कि आपको हाँ अब आपका पता है कि छोटी मोटी चीजें क्या होती हैं, बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं मिलेगा कि आप इसी कौन सा कर ना, फर्क भी समझो। तो वो अगर आप पीएफटीपी से अभी ईसीएच कर लिया या ये कर लिया तो सेम ही है कि आपको उतना नॉलेज मिल जाता है, बल्कि उससे ज्यादा मिल जाता है एडवांस के ऊपर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं किसी जीवन के। ये चीजें सर फर्क ये है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ईच कोर्स फॉर $1 है, जैसे पाकिस्तान में वो है $1 शॉप, सेम वो वाला कॉन्सेप्ट है, इतना कोई हाई टेक नहीं है। ओके सर। सर मैं ये कह रहा था कि मैंने असाइनमेंट सबमिट करवा दिया। जो आपने कहा कि वो जो आईपी कॉन्फ़िग जो डाउन करना था, हमें ETH 0 करके डाउन करना था, मैं वो भी कमांड इसका आंसर ना डाल दिया। बताना, इसका आंसर ना बताना भाई, बच्चे में तुम ही हो जो शायद पहले किसी और ने मेरा आंसर बताया है, आंसर नहीं बताना। जो भी है अगर रिजॉल्व करे तो अच्छी बात है, रिजॉल्व कर लिया है, मुझे पता है उसमें थोड़ी ट्रिकनेस मैंने दी हुई है कि VLC उसके बाद इंस्टॉल नहीं होगा, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके टर्मिनल में हुआ क्या, आपके लिनक्स में से मसला क्या होगा जिसकी वजह से वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो फिक्स करोगे फिर आपका VLC इंस्टॉल होगा। तो मैंने ट्रिकी बनाया, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, जिनको पता है वो कर लें, जिन्होंने सबमिट कर ली, जिनको उनका आंसर पता है तो बनाया मैंने, पहले चुप करो, पहले किसी बच्चे ने आंसर बता दिया था। सर मैं सबमिट तो कर दिया, लेकिन मैं जैसे आप बता रहे थे कि डाउन करने के बाद VLC प्लेट करना था इंस्टॉल, तो मैं ऐसे नहीं किया, मैं डाउन करके दिखाया, फिर मैं बताया कि ये जो वैन है ऑफ हो गया, अब हाँ VLC क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है, मैं समझ गया, करना भी ऐसी था, करना भी ऐसी था, प्रॉपर बता के फिर उसे ऑन करना है, फिर उसका रिप्लाई बैक देना है कि या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पूरी असाइनमेंट सबमिट करो, नहीं तो विद स्क्रीनशॉट जो है असाइनमेंट सबमिट करो। ओके सर, मैंने दोनों सेंड कर, स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया है और वीडियो भी बनाकर सेंड कर बस दिया। ठीक है, बस ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मैं किसी चक्कर लगाऊं और या वहाँ पे जो टीम बैठी हुई वो आपको वेरीफाई कर लेगी, तो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे करना है, नंबर आपको उसी तरह मिलेगा। और सर आप लिंक्डइन में मुझे जवाब नहीं देते हैं। भाई मैंने कहा हुआ है कि मैंने सर किसी को नहीं जवाब देते। नहीं, मैं जवाब देता हूँ, कौन बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे जवाब देते, कितने बच्चों को मैंने जवाब दिया है। ये यहाँ पर ना अगर शायद शो हो तो ये लिंक्डइन भरी हुई है मेरी, ये जा रही है बहुत नीचे तक जा रही है, तो मुझे नहीं पता चलता कितने मैसेज आए हैं कितने नहीं आए, तो बचती रहती है। तो मेरी कोशिश होती है जो टॉप पर मैसेज आए हुए हैं वो मैं रिप्लाई कर दूँ। जब ज़्यादातर होता ये है कि रात को ही मैं मैसेज देखता हूँ, तो रात में जो मैसेज मोस्टली जो टॉप पर होते हैं मैं देख लेता हूँ। बाकी सम टाइम ऐसा होता है कि जो इसमें होता है ना स्पैम होता है, वो ज़्यादा मेल आते हैं। मैंने कई बच्चों का मेल किया, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, 3-4 बच्चे मेल करते हैं, किया ही नहीं। ये आज सुबह ही तो था अपना शाहरुख हमीद, निम्रा सदीक, कासिम इस्लाम, बेबी हैकर भी है, सईद हुसैन, असद नूर, मोहम्मद खान, इंजीनियर तला अहमद, मोहम्मद खान, तला तारिक, आमिर, अदनान, अब्दुल बासित, हमजा, नजीम, अब्दुल मनान। अजीब काफ़ी मैसेज हैं, अब मुझे क्या पता इसमें कौन है कौन नहीं है, फिर मुझे कुछ अपने भी मैसेज होते हैं इसके अंदर, क्या कुछ कर लेंगे। हाँ आप लोग ग्रुप बना लो, उसमें ज्वाइन भी मुझे करना पड़ेगा, आप लोग ग्रुप बना के मुझे ज्वाइन करवा लो, तो इसमें पॉसिबिलिटी होगा कि ग्रुप में सारे मैसेज होते हैं, मैं आप लोगों को जो है ना उसमें रिप्लाई कर दिया करूँ। सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल बना हुआ सर, है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए आप। बना हुआ है, मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ अभी चैट में। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप। Yes sir, this will help. जी क्या कहा है? Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। Sir, I'm Saif from CEH. So thanks a lot for the detailed question and answer session. So sir, मैं ये पूछना चाह रहा था कि after CEH, let's say if you are done with the CEH, so what is next? What should we pursue? Like ACS, जैसे ही advanced cyber security. So where should we go after completing the CEH? आफ्टर द CEH आप लोगों को सबसे पहले इसी अकाउंट का CEH देना पड़ेगा। Okay. देन आप लोगों का जब इसका एग्जाम, हाँ जी इसका एग्जाम है यानी कि CEH के बाद इसी काउंसिल इसी काउंसलिंग एग्जाम है। इसी काउंसिल में 2 तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड हम बोलते हैं ANSI, एक होता है प्रैक्टिकल CH प्रैक्टिकल। दोनों में फर्क कोई नहीं रहता। प्रैक्टिकल में ये है कि आपको जो आपने सीखा है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना है,
उसमें टास्क होते हैं आपके पास, और जो आपके पास स्टैंडर्ड होता है उसमें क्विज होते हैं 125 क्विज, लाइक सेम जो आपने पढ़ा होगा वही क्विज, उसी के ऊपर बेसिकली क्विज होंगे, बट वो प्रैक्टिकल पर बेस्ड क्विज होंगे। ये जैसे 2 जमा 2 4 होता है ना, और 2 जमा 2 के लिए प्रैक्टिकल हम करते हैं, फिर कैलकुलेटेड के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो प्रैक्टिकल होता है। तो सेम वहाँ पर स्कैनिंग जी दी जा रही होगी, कुछ ना कुछ चीजें दी जा रही होगी, तो वो आप परफॉर्म करनी okay sir है। let's say we have cleared the exam हाँ, आफ्टर what should we go आफ्टर अच्छा जी मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग पीएफटीपी से ये जो सीएच कर रहे हो, और सीएच करने के बाद अगर आप एडवांस में आ रहे हो, तो आप तकरीबन लगभग आप 13 से 12 मॉड्यूल जो इसी काउंसिल के वो कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दी जी दीज मॉड्यूल्स आप लोग आगे फर्दर जो है क्रिप्टोग्राफी आपके पास रह जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग रह जाता है आपके पास, माइक्रोथ्रेट जो माइक्रोथ्रेट थ्रेट है वो आप लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद स्नीफिंग आ जाता है, डिनायल सर्विस आ जाता है, सैस क्लाउड कंप्यूटिंग है, या इस तरह 3-4 मॉड्यूल्स और आपके पास रह जाते हैं। टोटल मिला के कोई इसी कौन से 20 मॉड्यूल्स होते हैं, तो अगर 13 से 12 मतलब यहीं पर कवर कर लेते हो, तो कुछ चंक्स रह गए हैं ना आपके पास, चंक्स मॉड्यूल्स है, वो इतने कोई हाई टेक नहीं है, कुछ छोटे-छोटे मॉड्यूल्स हैं। मैन द मिडल टेक बहुत छोटा sure मॉड्यूल है, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत छोटा, क्लाउड कंप्यूटिंग रह गया, आईओटी डिवाइसेस है आपके पास, और एक है क्रिप्टोग्राफी। ये 3 मॉड्यूल्स हैं जी जो टाइम लेते हैं, और 3 मॉड्यूल्स में जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है ना, आप लोग उसमें वो क्लियर नहीं कर सकते। ये 3 मॉड्यूल इसलिए हैं, प्रैक्टिकल तो ज़्यादा नहीं है, इसमें है थ्योरेटिकल, ये सब थ्योरेटिकल के ऊपर बेस्ड होता है कि उसमें आपका sure कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप लोग इसका जो इसको पास कर सकते हैं। तो मैंने तभी कहा है कि आप लोग इसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग ले लो, या कोई आर्टिकल्स रीड करो जिसके ऊपर बेस्ड है, 3 मॉड्यूल्स के ऊपर जो बेस्ड हैं, कि आर्टिकल्स रीड करो, अच्छी तरह रीड करो, आप क्लियर कर लो एग्जाम। sure sir thanks a lot शुक्रिया। इसके अलावा कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये कोर्स से हटके एक से बता दें कि व्हाट इज स्नीफिंग, क्या होता है स्नीफिंग, हम क्यों करते हैं, और ये मैक स्पूफिंग एंड फ्लडिंग क्या होता है? अच्छा देखो, स्निफिंग या मैन द मिडल अटैक ये होता है कि दो लोगों की कन्वर्सेशन को सुनना, यानी कि 2 सिस्टम है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनको सर्वेलेंस मोड पर डाल देना। और जो मैक एड्रेस होता है, इस पर आप जब स्निफिंग करते हैं, स्पूफ करते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगला पर्सन अगर facebook.com पर जा रहा है तो आप उसे रीडायरेक्ट करवा के google.com पे ले जाते हैं, यानी कि अपनी मन चाहा वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं उसे, ठीक है। यानी कि अगर आपको उसकी यानी कि कोई भी चीज़ है, अगर उसकी बैंक की क्रेडेंशियल्स हैक करवानी है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, तो आप खुद का एक पेज बनाते हो, उसको वो उस वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं, यानी कि उसका अगर एमसीपी में अकाउंट है तो mcp.com खोलता है वहाँ से। तो जब आप यहाँ से मैक फ्लडिंग ऑन कर देते हो, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं मैक स्पूफिंग बोलते हैं, जब आप अपनी तरफ से एक्टिवेट कर दोगे, तो वो बेसिकली जब आप वो खोलेगा ना mcp.com खोलेगा, तो जब आपने यहाँ पे जो टेम्पलेट बनाया होगा, ये जो आपने वेबसाइट रन करवाई होगी एमसीपी की सेम टेम्पलेट, तो वो आप अगर वो आपने रीडायरेक्ट करवाना होगा तो वो रीडायरेक्ट होकर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। उसे लगेगा मैंने खोला है mcp.com, बट उसे पता नहीं चलेगा कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट आ गया। तो बेसिकली ये होता है मैंने टाइप ऑफ स्निफिंग ये होती है, इसमें फ्लडिंग भी आती है, स्पूफिंग भी आती है, स्निफिंग भी आती है, ये चीज़ें हैं। अच्छा मॉड्यूल है। इसमें HTTP की साइट्स होती हैं और HTTPS की साइट्स होती हैं, और पोर्ट्स के अंदर आपके पास होता है FTTP और SSH की पोर्ट होती है। तो जब बात आती है ना HTTPS की आती है, तो उसमें जो डाटा आपको मिल रहा होता है वो इनक्रिप्शन का होता है, और जो आपको मिलता है SSH के अंदर मिलता है उसमें भी सेम डाटा आपका इनक्रिप्शन का होता है। तो वो फिर ब्रूट फोर्स के अंदर आपको जाके उसे मैनिपुलेट करना पड़ता है, और आपको एक्चुअल डाटा जो है प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपको वापस लेना पड़ता है। अच्छा मॉड्यूल है, बट थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, आसान है। सर हम अपने को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, मतलब हम अपनी डिवाइसेस को, या हम फिशिंग से कैसे बच सकते हैं? फिशिंग में आप हमेशा लिंक को ओपन करते हो, दारू जो URL है दारू करेंगे URL कौन सा है। नहीं नहीं अगर फेसबुक का URL देखें तो facebook.com वाला है या facebook. कुछ और है, तो ये चीज़ें URL को देखा करो हमेशा। और कभी भी किसी भी ऐसी वेबसाइट जो आपको लगे, अगर थोड़ा सा भी शक पैदा हो रहा है, तो उसके हमेशा गूगल के ऊपर रिव्यूज होते हैं, ठीक है। ट्रस्ट के नाम से रिव्यू वाली वेबसाइट है, वो 3-4 वेबसाइट और भी वहाँ पर रिव्यू पड़े होते हैं, तो उनके रिव्यू देख लिया करो। बल्कि साइट को चेक करने की भी आपके पास होता है, जैसे आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना मालवेयर स्कैन लिखेंगे, मालवेयर स्कैन वेबसाइट, तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट आ जाएंगी,
वहां पर आप उस वेबसाइट के अंदर वो वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे तो बता देंगे कि ये जो वेबसाइट है ये किसी भी तरह की कुकीज आपकी नहीं ले रहा, जिसे हम कैशे बोलते हैं, कैशे तो नहीं आपकी उठा रहा, या आपके सिस्टम के अंदर या ब्राउजर के अंदर कोई किसी भी तरह का कोई भी मालवेयर तो इंजेक्ट नहीं कर रहा। तो ये आपकी सर्च के ऊपर डिपेंड है कि आप ये हर चीज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल, हर चीज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, ये आपकी सर्च के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं है तो फिर हम सेशन को जो है एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके इंशाल्लाह। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज।